U22 हिंदी अध्याय 211 बैठक 5वां अद्यतन _1 उद्धरण चिन्ह रून्स। मूव हुआ ने उन पर नजर डाली और पाया कि उसके हाथ में 3 रून थे, सभी जेड से बने थे। उनमें से 2 लाल पैटर्न में जड़े हुए थे और उन पर फायरी फ्लेम रून लिखा था, जबकि तीसरे पर सुनहरे पैटर्न जड़े हुए थे और उन पर गोल्डन स्वॉर्ड रून लिखा था। क्या ये रून बहुत महंगे हैं? मूव हुआ ने पूछा। बूढ़े झाओ ने सिर हिलाया और कहा, ये काफी महंगे हैं और खरीदना भी आसान नहीं है। इन रूनों में क्यूई शोधन के 9वें स्तर के मंत्रों की शक्ति होनी चाहिए, जिनमें काफी विनाशकारी शक्ति हो। ये ताओवादी दरबार द्वारा विनियमित है और आमतौर पर नियमित माध्यमों से नहीं खरीदे जा सकते। तो फिर वे बहुत कीमती हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। आत्मरक्षा के लिए इन्हें अपने साथ ले जाओ, इससे हमें मानसिक शांति मिलेगी। बूढ़े झाओ ने मोहुआ के इनकार को ठुकराते हुए जिद की और उसका कंधा थपथपाया। ठीक है, अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। मैं पहले इन कमीनों को सबक सिखाऊंगा। हम अंकल झाओ ने कड़ी मेहनत की है। मोहुआ ने विनम्र होना छोड़ दिया, रून्स को स्वीकार कर लिया और घर चला गया। उन कियान परिवार के साधकों का विलाप उसके पीछे गूंज रहा था, लेकिन मोहुआ ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने खुद ही यह सब झेला। वे इसके लायक थे। घर लौटने के बाद मोहुआ ने तीनों रूनों का थोड़ा अध्ययन किया। वह रून्स के मूल उपयोग को जानता था, लेकिन क्योंकि वह गरीब था और उन्हें खरीदने में असमर्थ था, इसलिए उसने कभी उनका उपयोग नहीं किया था। रून्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान था। आपको रून्स को सक्रिय करने के लिए बस उनमें आध्यात्मिक शक्ति भरनी होती थी, जो फिर अपने आप सक्रिय होकर एक मंत्र बना देती थी। सामान्यतः एक रून का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था, लेकिन उनकी शक्ति बहुत अधिक थी। रूनों के प्रयोग पर बहुत कम प्रतिबंध थे, जब तक वह एक ही क्षेत्र के भीतर था। आध्यात्मिक मूल की प्रकृति, साधना तकनीक या आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा की परवाह किए बिना कोई भी रून को सक्रिय कर सकता था। कुछ प्रतिबंधों और महान शक्ति के कारण ताओवादी न्यायालय के अधिकारी महत्वपूर्ण विनाशकारी क्षमताओं वाले रूनों को विनियमित करते थे। यदि इसे विनियमित नहीं किया गया और साधकों को रूनों का दुरुपयोग करने की अनुमति दी गई, विशेष रूप से यदि रूनों को एक निश्चित पैमाने पर जमा कर लिया गया, तो यह ताओ साधना जगत के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए एक औसत किसान के लिए कुछ उच्च गुणवत्ता वाले रून्स प्राप्त करना बहुत कठिन था। मोहुआ को नहीं पता था कि कियान परिवार को ये रून कहाँ से मिले, लेकिन वे वास्तव में एक भाग्य खर्च करने को तैयार थे। मोहुआ ने मन ही मन सोचा और फिर कुछ उलझन में पड़ गया। लगता नहीं मैंने कुछ खास किया है, बस कुछ आकृतियां बनाई हैं। क्या वो सच में मुझसे इतनी नफरत करते हैं? वे फाउंडेशन स्थापना चरण में एल्डर यू चांगलिन को परेशान नहीं करते, बल्कि मेरे पीछे पड़ जाते हैं। क्या वे सिर्फ कमजोरों को धमका रहे हैं और ताकतवरों से डर रहे हैं? कियान शुंजी और कुछ अन्य लोगों को बुरी तरह पीटा गया और ताओवादी दरबार में छोड़ दिया गया। कियान होंग ने उन्हें रिश्वत देने के लिए कुछ आत्मा पत्थर खर्च किए और उन्हें वापस छुड़ा लिया। इस बार एल्डर यू ने उनका फायदा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह इस मामले को ताओवादी दरबार तक ले जाना चाहते थे, ताकि वहां के अधिकारियों को पता चल सके कि कियान परिवार के मन में दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं। साथ ही वह चाहते थे कि कियान होंग सावधानी से काम करे और ताओवादी दरबार के अधिकारियों द्वारा तय की गई सीमाओं का उल्लंघन न करे। रडा की अनदेखी की अनुमति थी, लेकिन खुले संघर्ष की अनुमति नहीं थी। टोंगशियान शहर में ऊपरी तौर पर सभी को कानून का पालन करना पड़ता था। जिस कानून का उल्लेख किया गया था वह ताओवादी कानून था, और जिस आदेश का सम्मान किया गया वह ताओवादी न्यायालय द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद कियान होंग ने फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश की, या तो रिश्वत देकर या क्षेत्र के बाहर से कुछ किसानों को काम पर रखकर, और फिर से गुप्त चालें चलीं। लेकिन एल्डर यू ने मोहुआ की बहुत अच्छी तरह से रक्षा की। यदि ये किसान शहर के दक्षिण में दिखाई देते तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता, और जैसे ही वे आगे बढ़ने की कोशिश करते उन्हें तुरंत काबू कर लिया जाता। फिर पहले की तरह उन्हें बुरी तरह पीटा जाएगा और ताओवादी न्यायालय में डाल दिया जाएगा। जितना अधिक कियान होंग मोहुआ को मारना चाहता था, उतने ही अधिक तरीके एल्डर यू के पास उसे बचाने के लिए थे। उन्होंने यहां तक ध्यान रखा कि मोहुआ के सिर का एक भी बाल न गिरने पाए। कई असफल योजनाओं के बाद असहाय महसूस करते हुए कियान होंग ने हार मान ली। राक्षस शिकारी, जो पूरे वर्ष बिग ब्लैक माउंटेन में राक्षसों का शिकार करते थे, सामान्य साधकों की तुलना में अधिक सतर्क थे, हत्या के इरादे के प्रति अधिक संवेदनशील थे, एक दूसरे के साथ अधिक तालमेल रखते थे, कार्रवाई करने में तेज थे और अपने हमलों में अधिक निर्दयी थे।
इसके अलावा वे अपने ही क्षेत्र में थे और यदि कोई राक्षस शिकारी सतर्क था तो वह एक विदेशी मक्खी को भी देख सकता था। क्यूई शोधन 9वें स्तर पर एक जीवित व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। क्या हमें कार्रवाई करने के लिए एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को बुलाना चाहिए? कियान होंग ने भौहें चढ़ाईं। एक निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा, कम से कम 2 की आवश्यकता होगी। एक एल्डर यू चांगलिन को पकड़ने के लिए, दूसरा चुपके से हमला करने के लिए, मॉन्स्टर हंटर्स की सुरक्षा को तोड़ने के लिए और जूनियर फॉर्मेशन मास्टर को मारने के लिए। लेकिन मुख्य प्रश्न ये था कि कियान परिवार में कौन जोखिम लेने को तैयार होगा। हर कोई अपने लाभ के लिए योजना बना रहा था और परिवार का मुखिया होने के नाते वह भी अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बैकवोट। ताओवादी कानून का उल्लंघन करके एक साधक की हत्या करना। यह अपराध छोटा भी हो सकता है और गंभीर भी। अगर सब इसे छोड़ दें तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एक बार जब कोई इस मामले को आगे बढ़ाने का फैसला कर लेता है तो यह जटिल हो जाता है। ताओवादी कानून का अक्षरशः पालन करने पर उसे फांसी की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। कियान होंग ने आह भरी। फिलहाल इस काम के लिए एक क्यूई शोधन क्षेत्र साधक को नियुक्त करना सबसे अच्छा लगा। यदि यह सफल रहा तो यह एक स्थायी समाधान होगा और यदि यह असफल भी रहा तो भी इसके परिणामस्वरूप केवल कुछ आत्मा पत्थरों की हानि होगी। यदि अंत में ये फिर भी सफल नहीं हुआ तो फाउंडेशन स्थापना भी पर्याप्त नहीं होगी। आखिरकार दीर्घकाल में एक प्रतिभाशाली फॉर्मेशन मास्टर द्वारा उत्पन्न खतरे को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हुआ जूनियर फॉर्मेशन मास्टर का काम था, कियान परिवार जानता था और स्वाभाविक रूप से मास्टर लुओ भी जानता था। इससे पहले उसने केवल अनुमान ही लगाया था, लेकिन अब जब उसे निश्चित रूप से पता चल गया तो उसकी भावनाएं और भी जटिल हो गईं। यह इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? तुरंत ही उसके मन में संदेह पैदा हो गया। क्या एक किशोर प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर में सचमुच इतनी असाधारण प्रतिभा हो सकती है? मास्टर लुओ इसे अपनी आंखों से सत्यापित करना चाहते थे। उन्होंने बूढ़े मिस्टर फैंग की तलाश की। बूढ़े श्री फैंग 100 साल से भी ज्यादा समय से टोंगशियान शहर में गोलियां बनाकर लोगों की जान बचा रहे थे और वे भटके हुए साधकों, कुल साधकों, गरीबों, अमीरों, निम्न और उच्च स्तर के लोगों की मदद करते थे। मास्टर लुओ भी कोई अपवाद नहीं थे। जब मास्टर लुओ का पोता कई साल पहले गंभीर रूप से बीमार हो गया था तो ओल्ड मिस्टर फैंग ने ही उसे ठीक किया था और ओल्ड मिस्टर फैंग की कीमिया भट्टी में यौगिक संरचना को मास्टर लुओ द्वारा कृतज्ञता के संकेत के रूप में व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया था। हालांकि यद्यपि कंपाउंड फॉर्मेशन उत्कृष्ट था, ये प्रथम श्रेणी का नहीं था। बूढ़े श्री फैंग अल्केमिस्ट के व्यवसाय में अन्य पिल मास्टर्स के साथ पिल रेसिपी पर चर्चा कर रहे थे जब उन्होंने मास्टर लुओ की यात्रा के बारे में सुना। एक क्षण विचार करने के बाद बूढ़े श्री फैंग ने मास्टर लुओ को चाय परोसने के लिए पार्लर में आमंत्रित करने को कहा। अल्केमिस्ट बिजनेस का पार्लर विशेष रूप से मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया था। पार्लर के प्रवेश द्वार से रास्ता ऊंची दीवारों से अलग था, जिससे अल्केमिस्ट बिजनेस का अंदरूनी कामकाज नजरों से ओझल था। दीवारों पर आकृतियों के पैटर्न सजे हुए थे जो दिव्य अनुभूति को धुंधला कर सकते थे। हालांकि वे इसे पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन जब तक किसी की दिव्य अनुभूति असाधारण रूप से प्रबल न हो, वे किसी भी महत्वपूर्ण चीज का पता नहीं लगा पाएंगे। रास्ते पर चलते हुए मास्टर लुओ ने अपने आसपास के वातावरण को देखा और मन ही मन विलाप किया। ये वास्तव में प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर का काम है। एक बार पार्लर के अंदर एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने के बाद बूढ़े श्री फैंग ने पूछा, मास्टर लुओ, आप यहाँ क्यों आए हैं? काफी देर तक हिचकिचाने के बाद मास्टर लुओ ने कहा, मैं उस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर से मिलना चाहता हूँ। हुआ। मास्टर लुओ ने सिर हिलाया, यही नाम है। बूढ़े मिस्टर फैंग ने भौहें चढ़ाईं, सिर्फ मिलने के लिए। सच कहूं तो कई सालों तक फॉर्मेशंस का अध्ययन करने के बाद मुझे पहले कभी इतने प्रतिभाशाली फॉर्मेशन मास्टर नहीं मिले। यह अद्भुत और जिज्ञासु दोनों है, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता था, मास्टर लुओ ने कहा। इसका कियान परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इसका कियान परिवार से कोई लेना देना नहीं है। बूढ़े मिस्टर फैंग सोचते हुए चुप हो गए। मास्टर लुओ ने गंभीरता से कहा, मुझे आशा है कि आप हमारा परिचय करा सकेंगे। थोड़ी देर झिझकने के बाद बूढ़े मिस्टर फैंग ने जवाब दिया, ठीक है, महुआ बाद में अल्केमिस्ट के बिजनेस में आएगा। आप तब मिल सकते हैं। कृपया 1 मिनट रुकिए, मास्टर लुओ। मास्टर लुओ खुश हुए, धन्यवाद मिस्टर फैंग। इसके बाद दोनों बैठक में बैठे, चाय की चुस्कियां ली, बातें की और पुरानी बातें याद की।
2 बार चाय पीने के बाद मास्टर लुओ थोड़ा चिंतित हो रहे थे, तभी उन्होंने हल्के कदमों की आहट सुनी और ऊपर देखा तो एक साधारण दिखने वाले और मनमोहक चेहरे वाले बच्चे को दरवाजे से अंदर आते देखा। गोरे छोटे चेहरे पर आंखें जीवंतता से चमक रही थीं, सितारों की तरह चमकदार। मास्टर लुओ की आंखें आश्चर्य से भरकर थोड़ी चौड़ी हो गईं। बच्चे के आध्यात्मिक महल के ऊपर एक मंद प्रकाश मंडरा रहा था, जो चेतना के एक लबालब भरे सागर और एक असाधारण दिव्य अनुभूति का संकेत दे रहा था। मास्टर लुओ को अपने दिल में लगभग यकीन हो गया। हुआ ने कमरे में प्रवेश किया और बूढ़े मिस्टर फैन का अभिवादन किया, फिर उत्सुकता से अपनी निगाहें मास्टर लुओ की ओर घुमाईं। बूढ़े श्री फैंग ने कहा, महुआ, यह मास्टर लुओ है, जो टोंगक्सियन शहर से प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर हैं। महुआ अचंभित रह गया और जल्दी से झुककर बोला, मास्टर लुओ, नमस्ते। मास्टर लुओ इस भाव से कुछ हद तक अभिभूत हो गए और प्रतिक्रिया में खड़े होने वाले थे। यदि उसका अनुमान सही था, तो उसके सामने वाला बच्चा पहले से ही प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर था। शिक्षा में क्रम का कोई भेद नहीं होता, निपुण व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। निर्माण में उनकी विशेषज्ञता का स्तर लगभग एक जैसा था, वह इस तरह का शिष्टाचार स्वीकार नहीं कर सके। लेकिन चूंकि बूढ़े मिस्टर फैंग बैठे थे, इसलिए उनके लिए खड़ा होना अनुचित था, इसलिए वे केवल अपने हाथ जोड़ सकते थे और मुस्कुराते हुए कह सकते थे, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया बैठ जाए। महुआ थोड़ा हैरान था। क्या प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर हमेशा इतने विनम्र होते हैं? ये देखकर कि मास्टर लुओ बहुत ज्यादा विशेष नहीं थे, महुआ ने भी औपचारिकताएं त्याग दी, एक तरफ एक ऊंचे स्टूल पर बैठ गए, अपने लिए एक कप चाय डाली और धीरे धीरे चुस्कियां लेने लगे। घर से निकलने से पहले उसने काफी स्वादिष्ट चीजें खाई थीं और अब उसे प्यास भी लग रही थी। लिविंग रूम में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, बल्कि शांति छा गई। मास्टर लुओ एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर कुछ अजीब तरीके से बोले, महुआ, अल्केमिस्ट के व्यवसाय के लिए संरचनाएं, क्या वे आपके द्वारा बनाई गई थीं? महुआ ने बूढ़े मिस्टर फैंग की ओर देखा और उन्हें थोड़ा सा सिर हिलाते हुए देखा और कहा, मैंने इन्हें बनाया है। मास्टर लुओ ने कहा, मैंने देखा है कि कई संरचनाएं बहुत ही चतुराई से डिजाइन की गई हैं और दिव्य ज्ञान को भी भ्रमित कर सकती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनमें कुछ खास है। महुआ ने एक पल सोचा, लेकिन कुछ नहीं बोला। देर से होश में आते हुए मास्टर लुओ ने जल्दी से कहा, यह मेरी ओर से अशिष्टता थी, क्षमा करें। किसी अन्य व्यक्ति की रचनाओं की अंतर्दृष्टि और विरासत गोपनीयता का विषय है, और यह उसके लिए जल्दबाजी में पूछताछ करने का स्थान नहीं था। वह भी एक सामान्य दिन की तरह संरचनाओं के अध्ययन में तल्लीन था और उसने पहले कभी ऐसी विधियां नहीं देखी थीं। वह बहुत उत्सुक था और कोई और विषय न पाकर लापरवाही से पूछ बैठा। अपने साथियों के साथ, जो अनुभवी फॉर्मेशन मास्टर्स थे, वह चालाकी से जवाब देने और धूर्त रणनीति बनाने में संलग्न हो सकते थे, लेकिन एक बच्चे का सामना करते हुए मास्टर लुओ को यह नहीं पता था कि बातचीत कैसे की जाए। मुख्यतः ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले कभी इतने कम उम्र के फॉर्मेशन मास्टर से बातचीत नहीं की थी। महुआ की उम्र में फॉर्मेशन प्रशिक्षु बनना ही काफी अच्छा होता। महुआ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि इसे कैसे समझाऊं। यहाँ संरचनाएं केवल दिव्य भावना को अवरुद्ध करने के लिए नहीं है, वे पंचतत्व संरचना के उत्पन्न करने वाले और उन पर विजय पाने वाले संबंधों का उपयोग करके पैटर्न व्यवस्थित करती हैं, या तो अतिव्यापी या आड़े तिरछे, जिससे पंचतत्वों से आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह या तो एक दूसरे को उत्पन्न करता है या प्रतिकर्षित करता है, जिससे अव्यवस्थित प्रक्षेप पथ बनते हैं। जब दिव्य भावना अचानक से फैलती है, तो वह स्वाभाविक रूप से भ्रमित हो जाती है, और उसके अंदर क्या है, उसे स्पष्ट रूप से समझना कठिन हो जाता है। महुआ ने धैर्यपूर्वक समझाया। मास्टर लुओ को एक आभास हुआ, इस तरह का दृष्टिकोण पंचतत्व संरचना के ढांचे के भीतर ही रहा, जबकि इसके लेआउट का उपयोग दिव्य भावना की धारणा को भ्रमित करने के लिए किया गया, जो एक नवीन और उत्कृष्ट निर्माण था। मास्टर लुओ को अचानक ज्ञान की अनुभूति हुई, उन्होंने संरचनाओं के निर्माण की ऐसी विधि पहले कभी नहीं देखी थी। क्या तुम्हारा कोई गुरु है, युवा मित्र? मास्टर लुओ ने पूछा। महुआ ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से कहा, यह ऐसी बात है जिसका मैं खुलासा नहीं कर सकता। मास्टर लुओ ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह महुआ के प्रति ऋणी है, और अपने स्टोरेज बैग से संरचनाओं की एक पुस्तक निकाली। ये पिछले कुछ वर्षों में संरचनाओं पर मेरी कुछ अंतर्दृष्टि है। ये बहुत गहरी नहीं है, लेकिन यह अनुभव पर आधारित है और कुछ मददगार हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसान नहीं लगेगा।
मो हुआ ने धन्यवाद के साथ इसे स्वीकार किया, इसे एक बार पलटा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, धन्यवाद, मास्टर लुओ। इसके बाद दोनों ने अन्य संरचनाओं पर संक्षेप में चर्चा की तथा इस आदान प्रदान से प्रत्येक को कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हुआ। मास्टर लुओ को संरचनाओं का व्यापक अनुभव था और वे अस्पष्ट संरचना पैटर्न के बारे में भी बहुत जानकार थे। मो हुआ तेज तर्रार थे, सीखने के लिए उत्सुक थे और संरचनाओं के बारे में उनके विचार किसी भी परंपरा से बंधे नहीं थे। चून की देर हो रही थी, मो हुआ खड़ा हुआ और विदा लेने लगा। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, अब मुझे विदा लेनी चाहिए। अलविदा, मास्टर लुओ। मास्टर लुओ उसे विदा करने के लिए खड़े हुए। मो हुआ के जाने के बाद वे आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। बूढ़े मिस्टर फैंग ने चाय का एक घूंट लिया और पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? मास्टर लुओ ने आह भरी और कहा, वास्तव में उसके पास प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर की अंतर्दृष्टि और क्षमता है। और न केवल उनकी अंतर्दृष्टि और योग्यता असाधारण थी, बल्कि उनका स्वभाव भी उत्कृष्ट था, सुलभ और विनम्र, शांत और उदार, तथा संरचनाओं के ज्ञान में कोई संकोच नहीं था। मास्टर लुओ ने फिर सोच विचार करते हुए कहा, इस विशाल दुनिया में सचमुच अजूबों का कोई अंत नहीं है। ये पहली बार है जब मैं इतनी विलक्षण प्रतिभा से मिला हूँ। बूढ़े मिस्टर फैन की निगाहें थोड़ी तेज हो गईं। अगर ऐसी बात है तो मेरा एक अनुरोध है। मास्टर लुओ हैरान दिखे, कृपया बोले सज्जन। मो हुआ, इस बच्चे में अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन आखिरकार वह अभी भी छोटा है। अगर उसे कोई कठिनाई आती है तो मुझे उम्मीद है कि मास्टर लुओ उसकी मदद करेंगे। मास्टर लुओ को अचानक एहसास हुआ, क्या आप कियान परिवार के मामले के बारे में बात कर रहे हैं? वास्तव में, मास्टर लुओ ने भौहें चढ़ाईं, ऐसा नहीं है कि मैं मदद करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन बिना किसी कारण के मैं कियान परिवार का विरोध नहीं कर सकता। हालांकि मो हुआ प्रतिभाशाली है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कियान परिवार का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय आने पर बस कुछ शब्द कहना ही पर्याप्त है। यह मुश्किल नहीं था और मास्टर लुओ तैयार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, मुझे एक कारण चाहिए, है ना? बूढ़े मिस्टर फैंग ने उसकी ओर देखा, क्या तुम फॉर्मेशन में आगे नहीं बढ़ना चाहते? क्या ये बेवकूफ़ी भरा सवाल नहीं है? कौन सा फॉर्मेशन मास्टर ऐसा नहीं चाहेगा? लेकिन चूंकि बूढ़े मिस्टर फैंग को बहुत सम्मान और आदर दिया जाता था, इसलिए मास्टर लुओ ने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा, केवल ये कहा स्वाभाविक रूप से। मास्टर लुओ के बोलने के बाद वह अचानक ठिठक गए, क्या आप कह रहे हैं? मो हुआ मेरी मदद कर सकता है। बूढ़े श्री फैंग ने सिर हिलाया। मास्टर लुओ चौंक गए, फिर थोड़ा गुस्सा महसूस किया, ठंडे स्वर में बोले, मो हुआ में वाकई अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन वह एक प्रशिक्षु है और मैं भी एक प्रशिक्षु हूँ। इसके अलावा उसका मूल्यांकन भी नहीं हुआ है, जबकि मैं पहले ही ताओवादी दरबार में प्रशिक्षु के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त कर चुका हूँ। फॉर्मेशन में खूबियां और कमजोरियां दोनों हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वह निश्चित रूप से मुझसे आगे नहीं निकल सकता। भले ही उसकी प्रतिभा महान हो और फॉर्मेशन में उसकी भविष्य की उपलब्धियां मुझसे कहीं ज्यादा हों, लेकिन ये भविष्य की बात है, अभी नहीं। एक फॉर्मेशन मास्टर का अपना ही घमंड होता है, वह दूसरों से कुछ नहीं मांगता, बच्चों से तो बिल्कुल नहीं। वह अपनी गरिमा कैसे बनाए रख सकता है? मास्टर लुओ ने यही सोचा। बूढ़े मिस्टर फैंग ने आह भरी, तुम समझ नहीं रहे हो। मास्टर लुओ ने भौहें चढ़ाईं, मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है? मेरे साथ आओ। बूढ़े श्री फैंग खड़े हुए और मास्टर लुओ से कहा। मास्टर लुओ उलझन में फिर भी उठे और बूढ़े मिस्टर फैंग का पीछा करते हुए, एक ऊंची दीवार को पार करते हुए, अल्केमिस्ट के व्यवसाय में प्रवेश किया, कई नीले पत्थर के रास्तों को पार करते हुए आंगन के बीच में पहुंचे। आंगन के बीचों बीच एक विशाल कीमिया भट्टी खड़ी थी। उसका डिजाइन प्राचीन था और बादलों के पैटर्न सुंदर थे। हालांकि आंगन में कुछ शोरगुल और हलचल थी। उस स्थान के चारों ओर औषधीय जड़ी बूटियां व्यवस्थित रूप से रखी हुई थीं। कुछ औषधि विशेषज्ञ रसायन विद्या की पुस्तकों को पलट रहे थे, कुछ प्रशिक्षु जड़ी बूटियां पकड़ रहे थे और कुछ रसायनज्ञ रसायन विद्या करने के लिए ज्वाला को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। गोली भट्टी को देखकर मास्टर लुओ को पूर्वाभास हो गया। ये भट्टी बहुत बड़ी थी, जिसका अर्थ ये भी था कि भट्टी पर संरचना बिल्कुल असाधारण थी। जब वह पास गया और भट्टी की आग देखी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आग की ओर इशारा किया और बूढ़े मिस्टर फैंग की ओर अविश्वास से देखते हुए कहा, यह आग। बूढ़े श्री फैंग ने सिर हिलाया। मास्टर लुओ ने कीमिया भट्टी पर एक और नजर डाली, एक हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। तो फिर क्या ये संरचना है?
बूढ़े श्री फैंग ने फिर सिर हिलाया। मास्टर लुओ बहुत हिल गए, बहुत देर तक वहीं खड़े रहे, फिर उन्होंने अंततः धीरे से कहा, एक प्रशिक्षु कंपाउंड फॉर्मेशन। मास्टर लुओ को नहीं पता था कि वह वापस कैसे आया। जब तक वह अपने गुफा घर में वापस नहीं आया और अपने आंगन में खड़ा नहीं हुआ, तब तक उसे होश नहीं आया। एक प्रशिक्षु का यौगिक गठन, उन्होंने आज तक इसे नहीं सीखा था, और न ही उनके साथी प्रशिक्षुओं ने, या यहाँ तक कि उनके गुरु ने भी क्यूई शोधन क्षेत्र में रहते हुए प्रशिक्षु स्तर का यौगिक गठन बनाने में कामयाबी हासिल की थी। तभी उसे याद आया कि इसी प्रांगण में प्रशिक्षक यान ने उसे मुहुआ को शिष्य बनाने के लिए कहा था, और उसने ठंडे दिमाग से मना कर दिया था। विचलित होकर मास्टर लुओ लंबे समय तक स्तब्ध खड़ा रहा, और ये देखकर कि कोई भी आसपास नहीं था, वह अपने मुंह पर थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं सका। मेरा मुंह इतना खुला क्यों है? मुझे इतनी बेबाकी से क्यों बोलना पड़ा? मैंने थोड़ी भी गुंजाइश क्यों नहीं छोड़ी? यदि वह उसे शिष्य के रूप में न भी लेते तो भी कुछ संकेत देना भी एक महत्वपूर्ण उपकार होता। मास्टर लुओ के दिल में कड़वाहट थी, उनकी आंतें पछतावे से हरी हो गई थी। मास्टर लुओ ने एक बेचैन रात बिताए और अगले दिन उन्होंने टोंगक्सियन शहर में कई फॉर्मेशन मास्टर्स की तलाश की, उन्हें कुछ निर्देश दिए, फिर कियान परिवार के पास गए और मास्टर कियान को ढूंढ निकाला। मैंने उनसे कह दिया है कि अब से उन्हें मुहुआ के लिए मुश्किलें खड़ी करने की इजाजत नहीं है। जहां तक मॉन्स्टर हंटर्स की बात है तो बेहतर होगा कि वे विवाद शुरू न करें। मास्टर कियान ने भौहें चढ़ाईं। मास्टर लुओ, ये। मास्टर लुओ ने जवाब दिया, छोटे भाई कियान, आपकी योजना क्या है? मुहुआ के बारे में। वास्तव में? मास्टर कियान अचंभित रह गए, फिर बोले, शुरू में मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। अगर वह कियान परिवार की सेवा कर सके तो स्वाभाविक रूप से यही सबसे अच्छा होगा, अगर नहीं तो मैं उम्मीद करूंगा कि वह इससे दूर रहे, किसी का पक्ष न ले, और अगर यह भी संभव न हो तो मेरे पास निर्दयता से काम लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक बार जब हम कार्रवाई करते हैं तो जीवन और मृत्यु नियति बन जाती है, और यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। मास्टर कियान ने कियान होन को दी गई सलाह मास्टर लुओ के साथ साझा की। मास्टर लुओ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लेकिन कियान होन सीधे मारने के लिए गया, मुहुआ को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था। मास्टर कियान चौंक गए, फिर आह भरी। वह परिवार का मुखिया है और मैं शक्तिहीन हूं। कियान परिवार के मसले स्वाभाविक रूप से केवल परिवार के मुखिया द्वारा ही तय किए जा सकते थे। हालांकि वह एक प्रशिक्षण गुरु और एक एल्डर थे जिनका कोई निम्न दर्जा नहीं था, फिर भी उनके पास परिवार के मुखिया के फैसलों को प्रभावित करने की कोई शक्ति नहीं थी। मास्टर लुओ की निगाहें तेज हो गईं, तो क्या तुमने बाहर निकलने का रास्ता सोच लिया है? कोई रास्ता? अगर कियान परिवार का काम सुचारू रूप से चलता रहा तो आप स्वाभाविक रूप से कियान परिवार के एक बुजुर्ग बने रह सकते हैं। लेकिन अगर कियान परिवार का पतन हो गया तो आप कहां जाएंगे? मास्टर कियान नाराज होकर बोले, मास्टर, आपकी बातें सही नहीं हैं। कियान परिवार कई सालों से तोंगशियान शहर में जमे हुए हैं, वे यूं ही कैसे गिर सकते हैं? मास्टर लुओ ने चाय पी ली लेकिन कुछ नहीं बोले। मास्टर कियान ने ध्यान से सोचा, उसके दिल में ठंडक महसूस हुई और वह शांत भाव से धीरे से बोला, मैं कियान परिवार का एक वरिष्ठ और कुल निर्माण गुरु हूं। कुल मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। कुल के हितों के विरुद्ध कार्य करना मेरे लिए उचित नहीं है। मास्टर लुओ ने समझाया, तुम्हारे साथ कबीले का अच्छा व्यवहार है क्योंकि तुम एक फॉर्मेशन मास्टर हो। अगर तुम फॉर्मेशन मास्टर न होते तो क्या कियान परिवार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता? मास्टर कियान का दिल कांप उठा। वह इस बात को पहले से ही जानते थे, लेकिन उच्च पद पर रहते हुए उन्होंने इस पर कभी ज्यादा विचार नहीं किया था। मास्टर कियान ने कियान परिवार के विभिन्न साधकों से मुलाकात की थी। कुछ घर की रखवाली कर रहे थे, कुछ चाय और पानी परोस रहे थे, और अन्य झुककर सेवा कर रहे थे। ये भी कियान परिवार के शिष्य थे, लेकिन क्या उनके साथ कभी अच्छा व्यवहार किया गया था? यदि वह फॉर्मेशन मास्टर न होता तो शायद उसकी स्थिति उनसे ज्यादा बेहतर नहीं होती। कुल उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था क्योंकि वह एक फॉर्मेशन मास्टर था, इसलिए नहीं कि वह कियान परिवार का शिष्य था। अब उसे जो भी अच्छा लगता था, उसे सोचने पर एहसास हुआ कि वह सब इसलिए था क्योंकि वह एक फॉर्मेशन मास्टर था। मास्टर लुओ ने आगे कहा, अगर आप एक फॉर्मेशन मास्टर हैं तो कियान परिवार भले ही कमजोर हो फिर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आप फॉर्मेशन मास्टर नहीं हैं तो कियान परिवार चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, जरूरी नहीं कि वे आपको आशीर्वाद दें। मास्टर कियान एक पल के लिए चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, कृपया मुझे समझाए मास्टर लुओ।
मास्टर लुओ ने भौहें उठाई और पूछा, एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मास्टर कियान ने एक पल सोचा और कहा, क्या ये परिवार और विरासत है? मास्टर लुओ निराश दिखे, आह भरी, और मेज पर अपनी उंगली थपथपाए। ये संरचना है। एक निर्माण गुरु को निर्माणों में गहराई से उतरना चाहिए और निर्माण में उच्चतर उपलब्धियां प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप द्वितीय श्रेणी के निर्माण गुरु होते तो क्या आप अभी भी क्यूई शोधन क्षेत्र में इन छोटी छोटी बातों की परवाह करते? मास्टर कियान ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन फॉर्मेशन सीखना इतना आसान नहीं है। बेशक वह जानता था कि फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार के समर्थन के बिना, फॉर्मेशन की विरासत के बिना कोई इसे कैसे सीख सकता था? मास्टर लुओ ने उसकी ओर देखा और कहा, आपको पहले से ही प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर माना जाता है, इसलिए परिवार पर ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कियान परिवार के पास आपको देने के लिए फॉर्मेशन में ज्यादा विरासत नहीं है। अब आपको फॉर्मेशन में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना है। मास्टर लुओ बुद्धिमानी से बात करते हैं, लेकिन कोई आगे कैसे बढ़ सकता है? मास्टर कियान ने कहा। मास्टर लुओ ने सीधे उत्तर नहीं दिया। मास्टर कियान ने पिछली बातचीत को जोड़ा और एक पल के लिए सोचा, फिर समझ गए, धीरे से बोले, मोहुआ। मास्टर लुओ ने सिर हिलाया। लेकिन इसका मोहुआ से क्या संबंध है? मास्टर कियान ने आश्चर्य व्यक्त किया। मास्टर लुओ बहुत देर तक चुप रहे। अंततः उन्होंने गहरी सांस लेते हुए अनिच्छा से कहा, मैं मानता हूं कि गठन कौशल के मामले में मैं मोहुआ जितना अच्छा नहीं हूं। मास्टर कियान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मास्टर लुओ की अभिव्यक्ति भद्दी हो गई। तभी मास्टर कियान को अपनी गलती का एहसास हुआ। फॉर्मेशन मास्टर स्वाभाविक रूप से घमंडी होते हैं, कोई भी ऐसी बात पर मजाक नहीं करेगा। लेकिन ये कैसे संभव है? वह तो इतना छोटा है। मास्टर कियान को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी उम्र की परवाह मत करो, सच तो सच है। साधना जगत विशाल है, अद्भुत प्रतिभा वाले अनगिनत महापुरुषों से भरा हुआ है। हमारे सीमित अनुभव के कारण आपके और मेरे लिए उनसे पहले न मिल पाना बिल्कुल सामान्य बात है, मास्टर लुओ ने समझाया। मास्टर लुओ ने रुककर कहा, इसके अलावा वह जितना युवा होगा उसकी संभावनाएं उतनी ही व्यापक होंगी और संरचनाओं में उसकी भविष्य की उपलब्धियां और भी अधिक अथाह होंगी। मास्टर कियान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, कुछ असहज महसूस कर रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाए और ठंडी खर्राटों से भर गए। भले ही वह भविष्य में द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बन जाए, मैं उसके साथ ऐसी अपमानजनक बातें करके खुद को खुश नहीं करना चाहता। क्या तुम मूर्ख हो? मास्टर लुओ ने धीमी आवाज में डांटा, कौन तुम्हें अपनी चापलूसी करने के लिए कह रहा है? तुम्हें तो अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भविष्य में इज्जत की खातिर वह तुम्हें कुछ मार्गदर्शन दे सके। सीखने की तैयारी में व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं बल्कि गलत रास्ते पर चलने से डरता है। अगर वह एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण गुरु बन जाए तो उसके एक दो वाक्य आपके संदेहों को दूर कर सकते हैं और आपको कई चक्कर लगाने से बचा सकते हैं। अभी भी खुशामद की बात कर रही हो? इस उम्र में झुर्रियों से भरे चेहरे के साथ तुम कोई चुस्त दुरुस्त जवान लड़की नहीं लिखती। तुम्हारी खुशामद पर कौन ध्यान देगा? ये सुनकर मास्टर कियान को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन कुछ सोचने के बाद उन्हें मास्टर लुओ की बातें काफी उचित लगीं। टोंगशियान शहर में एक साधक के लिए फॉर्मेशन मास्टर के रूप में प्रथम रैंक तक पहुंचना ही सीमा थी, इससे आगे कुछ भी करना बहुत कठिन था। किसी विरासत या द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर के मार्गदर्शन के बिना वर्तमान में कई उन्नत फॉर्मेशन उसके लिए समझ से बाहर थे। उसे पता नहीं था कि कहां से शुरुआत करनी है। यदि मोहुआ वास्तव में आगे बढ़ सकता है, वास्तव में द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है, तो भविष्य में उससे मिलने वाली कुछ उच्च युक्तियां वास्तव में उसके अध्ययन में 10 वर्षों के अंधे मक्खी की तरह लड़खड़ाने के लायक होंगी। जहां तक गर्व की बात है, अगर मास्टर लुओ को इसकी परवाह नहीं थी तो उन्हें चिंता करने की क्या बात थी? गठन के दांव की तुलना में ऐसे मामले वास्तव में तुच्छ थे। लेकिन मास्टर कियान ने अपनी चिंता व्यक्त की। कियान परिवार उसे मारना चाहता है और मैं कियान परिवार का फॉर्मेशन मास्टर हूं। क्या होगा अगर वह मुझसे नाराज हो जाए और इसके लिए मुझसे नाराज हो जाए? चिंता मत करो, मास्टर लुओ ने कहा, मैं मोहुआ से मिला हूं। लड़के का स्वभाव और चरित्र बहुत अच्छा है और वह तर्क समझता है। जब तक तुम उसे उकसाओगे नहीं, वह तुम्हें दोष नहीं देगा। 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहने के कारण मास्टर लुओ के पास लोगों को परखने की गहरी नजर थी। मास्टर कियान ने सिर हिलाया, फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए?
वह निश्चित रूप से कियान परिवार को धोखा नहीं दे सकता था। कुछ भी नहीं है। मास्टर कियान स्तब्ध रह गए, कुछ नहीं किया। कियान परिवार के झगड़ों से दूर रहो और मोहुआ के लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ। उसके लिए कुछ उपहार तैयार करो, मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें पहुंचा दूंगा और सारी स्थिति समझा दूंगा। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, मास्टर लुओ ने कहा। लंबे विचार विमर्श के बाद मास्टर कियान ने अंततः राहत की सांस ली। अगर ऐसा है तो मुझे मास्टर लुओ को परेशान करना होगा। ये समाधान उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त था और इससे वे दो पक्षों के बीच फंसने से बच गए। अगले दिन वह कियान होंग से मिलने गया। बिना कुछ कहे उसने अपनी नाराजगी जाहिर की कि कियान होंग ने उसकी सलाह नहीं मानी और बिना सोचे समझे किसी को मोहुआ को मारने के लिए भेज दिया, जिससे गहरी दुश्मनी पैदा हो गई। कियान होंग अप्रसन्न था और उनकी बातचीत असंगत थी, जो कि कटुता पर समाप्त हुई। कियान होंग अब किसी भी कार्य के लिए मास्टर कियान के पास नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें बहुत अधिक अपमानित करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। मास्टर कियान एक एल्डर थे, जो जल्द ही प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर बन गए और कबीले में उनका काफी प्रभाव था। यदि वह मास्टर कियान को एक कोने में धकेल दे, जिससे मास्टर कियान को अन्य बुजुर्गों के साथ गठबंधन करना पड़े, तो परिवार के मुखिया के रूप में उनकी स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। कियान परिवार में वर्तमान में केवल मास्टर कियान में ही प्रथम श्रेणी संरचना मास्टर बनने की क्षमता थी, लेकिन ऐसे कई लोग थे जो परिवार के मुखिया की भूमिका संभाल सकते थे, अकेले कियान होंग से कहीं अधिक। मास्टर कियान ने भी इस अवसर का उपयोग धीरे धीरे कियान होंग से दूरी बनाने के लिए किया। हुआ का हालिया जीवन अचानक बहुत अधिक रोमांचक हो गया था। हमेशा ही कियान परिवार के साधक या कियान परिवार द्वारा नियुक्त साधक होते थे, जो उसे परेशान करना चाहते थे, फिर भी उनकी हर हरकत मोहुआ की चौकस निगाहों में रहती थी। अधिकांश मामलों में इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्हें मॉन्स्टर हंटर्स द्वारा खोज लिया जाता और उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी जाती। कुछ उदाहरणों में वे अच्छी तरह से छिप गए और पास के राक्षस शिकारियों से बच निकले, लेकिन वे मोहुआ की दिव्य भावना से बच नहीं पाए। मोहुआ तब कुछ चाचा राक्षस शिकारियों को बुलाता, अपने छोटे हाथ से इशारा करता और एक एक करके उसके पीछे आ रहे कियान परिवार के साधकों की पहचान करता, और फिर वे निर्दयी पिटाई से बच नहीं सकते थे। मोहुआ किनारे से शो देख रहा था। इससे मोहुआ के लिए साधना तकनीकों और संरचनाओं के अध्ययन के दिन बहुत कम थकाऊ हो गए। उस दिन जब मोहुआ आंटी जियांग द्वारा दिए गए जंगली फलों को चबा रहा था, तो वह भोजनालय में अन शियाओफू के साथ बातचीत कर रहा था। उस दिन जब से मोहुआ ने अन शियाओफू को भोजन कराया था, तब से अन शियाओफू हर दूसरे या तीसरे दिन दौड़कर आता था। मोहुआ कुछ उलझन में था। क्या आपके परिवार के पास कोई खाद्य भवन नहीं है? मैं उस जगह से ऊब गया हूँ। ये यहाँ जितना स्वादिष्ट नहीं है, और इसके अलावा यहाँ अधिक जीवंतता है, एन शियाओफू ने कहा। अपनी पहली कुछ यात्राओं के दौरान अन शियाओफू थोड़ा संयमित था। अन्य साधकों ने भी उसकी असामान्य पोशाक देखकर उससे बात नहीं की। बाद में जब वह अधिक बार आने लगा और परिचित हो गया, और साथ ही क्योंकि वह मोहुआ का मित्र था, तो अन्य साधक भी उसके साथ बातचीत करने लगे। चाहे अन शियाओफू भोजन के बारे में बड़ी रुचि से बात कर रहा हो, या बिग ब्लैक माउंटेन या पड़ोस के मामलों के बारे में दूसरों की बात ध्यान से सुन रहा हो, उसे बातचीत में आनंद आता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अन शियाओफू पहले की अपेक्षा कम संयमित होता गया। कभी कभी वो सबके साथ बांटने के लिए एन परिवार द्वारा बनाई गई शराब ले आता था, और बदले में वे उसे जंगली फल, केक और ऐसी ही अन्य चीजें चखने के लिए देते थे। स्वाद भले ही सर्वोत्तम न हो, लेकिन वे अद्वितीय थे और भावना वास्तविक थी। एन शियाओफू को इस स्थान पर आने का और भी शौक हो गया। एन परिवार के साथ रहते हुए वह हमेशा कुछ हद तक उत्पीड़ित महसूस करता था। वह भोजनालय में रहना, साधारण किसानों के साथ बातचीत करना, शराब पीना और आराम से समय बिताना पसंद करते थे। उसे आनंद लेते देख मोहुआ ने भी राहत की सांस ली। कुछ विचित्र और रोचक कहानियां सुनने के बाद आन शियाओफू कभी कभी मोहुआ को सुनाते समय उन्हें बड़ा चढ़ाकर सुनाता। उनकी सच्चाई चाहे जो भी हो, मोहुआ उन्हें बड़े चाव से सुनता। जैसे जैसे देर होती गई, अन शियाओफू अनिच्छा से घर के लिए निकल पड़ा। मोहुआ ने उसे विदा किया, फिर मुड़कर देखा कि झांग लैन दूसरे पत्थर के रास्ते से आ रही है। चाचा झांग, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? झांग लैन ने आह भरी, व्यस्त हूँ, मुझे बस थोड़ा खाली समय मिला है। मोहुआ को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। झांग लैन ने हार मानते हुए कहा, जाओ मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। बाद में आना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो भी महंगा हो वही ऑर्डर करो।
हाँ, जो भी तुम्हें पसंद हो। मो हुआ ने वास्तव में कुछ भी बहुत महंगा ऑर्डर नहीं किया था, बस सामान्य से थोड़ा अधिक महंगा सामान ऑर्डर किया था जो उसे स्वादिष्ट लगा, लेकिन वह अक्सर नहीं खाता था। यह एक प्रकार का मटन था जिसका स्वाद थोड़ा सा खेल जैसा था, लेकिन चबाने पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। वहाँ एक प्रकार का मसालेदार और स्वादिष्ट कुत्ते का मांस भी था। ये दोनों राक्षस जानवर शाकाहारी थे, हालांकि वे लोगों को मारते थे लेकिन उन्हें खाते नहीं थे, इसलिए उनका रक्त क्यू अपेक्षाकृत साफ था। वहाँ कुछ मौसमी सब्जियां, कटे हुए फल आदि भी थे। झांग लैन की मेज पर मांस और सब्जियों के कुल 4 या 5 व्यंजन सजाए गए थे, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहे थे। झांग लैन ने चॉपस्टिक की एक जोड़ी उठाए और मोहुआ को दे दी, तुम भी बैठो और खाओ। मोहुआ ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई, चॉपस्टिक ली और खाना शुरू कर दिया। सभी व्यंजन स्वादिष्ट थे, न केवल इसलिए कि वे उसकी मां ने बनाए थे, बल्कि इसलिए भी कि उसने ही उन्हें ऑर्डर किया था। कुछ निवाले खाने के बाद मोहुआ खुशी से आंखें मूंदने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे याद आया कि झांग लैन स्पिरिट स्टोन से भुगतान करेगी। उसने उदारता से कहा, मैं तुम्हें 20% छूट दूंगा। झांग लैन हंसे बिना नहीं रह सकी। ठीक है, 20% की छूट। बहुत बहुत शुक्रिया युवा दुकानदार, आपका स्वागत है। मोहुआ भी मुस्कुराया और पूछने से पहले मटन का एक और निवाला खाया। आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है, वह क्या है? झांग लैन ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, कोर्ट लीडर आपसे मिलना चाहता है। मोहुआ अचंभित रह गया। दरबार का नेता? ताओवादी दरबार का दरबारी नेता? ये सही है। झांग लैन ने भी मांस का स्वाद चखा, सिर हिलाया और आगे कहा, उसने सुना है कि आपकी फॉर्मेशन पेंटिंग्स अच्छी हैं, इसलिए वह आपसे मिलना चाहता है। सिर्फ इसीलिए? झांग लैन ने आह भरी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि फॉर्मेशन पेंटिंग्स अच्छी थीं, बल्कि इसलिए था कि वे बहुत अच्छी थीं। उसे पता ही नहीं चला कि मोहुआ कब प्रथम श्रेणी की रचनाएं चित्रित करने में सक्षम हो गया। जब दरबारी नेता ने इसका जिक्र किया तो उसे आश्चर्य हुआ। झांग लैन ने कहा, रचनाओं को चित्रित करने में अच्छा होना स्वाभाविक रूप से सम्मान अर्जित करता है, और चूंकि आप इतने युवा हैं, इसलिए कोर्ट लीडर निश्चित रूप से आपसे मिलना चाहते हैं। झांग लैन ने कहा, एक और वजह भी है, क्योंकि आपने शहर के दक्षिण में रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट बिजनेस बनाने में मदद की थी, जो अब टोंगजियान शहर में ताओ साधना के सबसे बड़े उद्योग हैं। इसका कोर्ट लीडर से क्या संबंध है? मोहुआ ने हैरान होकर पूछा। ताओवादी दरबार उपलब्धियों को भी महत्व देता है। स्थिरता बनाए रखना, आत्मा रत्नों से कर वसूलना, ताओ साधना के लिए परियोजनाएं बनाना, ये सभी उपलब्धियां मानी जाती हैं। तोंगशियान शहर में सबसे बड़ी रिफाइनरी शॉप और कीमियागर का व्यवसाय उनके शासनकाल में ही बना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन्हें उनकी उपलब्धियां माना जाता है। मोहुआ को अचानक एहसास हुआ। झांग लैन ने शराब का एक घूंट लिया और फिर कहा, अपनी जवानी में बूढ़ा दरबारी नेता मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास ज्यादा उपलब्धियां नहीं थीं। अब जब वह बूढ़ा हो गया है और उसकी महत्वाकांक्षाएं कम हो गई हैं, तो वह सेवानिवृत्त होने के बारे में सोच रहा था। तभी अप्रत्याशित रूप से इतनी बड़ी उपलब्धि उसके हाथ लग गई। झांग लैन ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह अचानक मिली हुई रकम है, इसीलिए बूढ़ा दरबारी नेता आपका इतना आभारी है। मोहुआ ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस कुछ संरचनाएं चित्रित की। झांग लैन ने उसे देखा। बस बहुत हो गया, बहुत विनम्र होना अहंकार है। आप इसे कुछ संरचनाएं कहते हैं? इमारतों से लेकर कलाकृति भट्टियों और कीमिया भट्टियों तक, क्या आपने उन सभी संरचनाओं को चित्रित नहीं किया? ये सोचकर झांग लैन फिर से आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मोहुआ का छोटा सा सिर कैसे काम करता है, कैसे उसके पास इतनी शक्तिशाली दिव्य इंद्रियां हो सकती हैं। संपूर्ण रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट का व्यवसाय, वे सभी संरचनाएं, उन्होंने उन सभी को स्वयं ही पूरा किया था। मोहुआ ने फिर अपनी चिंता व्यक्त की, कोर्ट लीडर से मिलते हुए, क्या कोई खास बात है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? क्या उनकी कोई वर्जनाएं हैं? झांग लैन ने अपना सिर हिलाया। मोहुआ ने फिर पूछा, वैसे दरबारी नेता का उपनाम फू नहीं है ना? झांग लैन चौंका। उपनाम फू के बारे में क्या? फू उपनाम के साथ, अगर किसी को एक स्तर नीचे कर दिया जाए, तो वह उप न्यायालय नेता बन जाएगा। इसलिए अगर उसका उपनाम फू है तो उसे केवल न्यायालय नेता ही कहा जा सकता है, फू न्यायालय नेता नहीं। झांग लैन इस पर हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं पाए। आपने ये कहां से सुना? मोहुआ ने कहा, ये ताओ साधना के अनुभव का हिस्सा है।
इसकी चिंता मत करो कि मैंने इसे कहाँ सुना। झांग लैन ने बेबसी से कहा, दरबारी नेता का उपनाम झोऊ है, वह एक सभ्य व्यक्ति हैं और उनके लिए कोई विशेष वर्जनाएं नहीं है। तुम जवान हो, इसलिए अगर तुम कुछ अनुचित भी कह दोगे तो वह तुम्हें दोष नहीं देंगे। इसकी चिंता मत करो। हम मोहुआ ने सिर हिलाया। 2 दिन बाद मोहुआ झांग लैन के साथ ताओवादी दरबार में दरबारी नेता झोऊ से मिलने गया। ताओवादी न्यायालय काफी प्रभावशाली था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कुछ पुराना प्रतीत होता था। कुछ कमरे कसकर बंद थे और उनकी सामग्री अज्ञात थी। जिन कमरों में वे प्रवेश कर सकते थे, उनका उपयोग अधिकतर दरबारी कृषकों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के लिए किया जाता था, जिन्हें स्थिर और अधिक आलीशान तरीके से सजाया गया था, तथा जिनमें विभिन्न कृषक पंजीकरण, अभिलेख और विभिन्न डिजाइनों की जेड स्लिप्स भरी हुई थीं। ये सब कुछ थोड़ा अरुचिकर और मोहुआ की कल्पना से अलग लग रहा था। यह ऊपरी निर्माण था और ऐसा कहा जाता था कि इसके नीचे एक ताओवादी जेल थी। तथाकथित ताओवादी जेल वह स्थान था जहां ताओवादी कानून का उल्लंघन करने वाले साधकों को कैद किया जाता था। मोहुआ इसे देखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उत्सुक था, लेकिन झांग लैन ने इसकी अनुमति नहीं दी। ताओवादी कारागार ऐसी जगह नहीं है जहां साधक अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकें। सामान्य साधकों को अपने जीवनकाल में वहां कदम भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह कोई सुखद स्थान नहीं है। मोहुआ ने सिर हिलाया। उसे लगा कि झांग लैन की बातें सही थीं। वो एक कानून का पालन करने वाला अच्छा साधक बनना चाहता था। जब भी संभव हो ताओवादी जेल जैसी जगहों से बचना बेहतर था। ताओवादी न्यायालय के अंदर और बाहर भी कई संरचनाएं थीं। ये संरचनाएं काफी सूक्ष्म थीं और निम्न श्रेणी की नहीं थीं। कुछ को मोहुआ पहचान सकता था, लेकिन कुछ को नहीं। मोहुआ ने भी बहुत करीब से देखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये ताओवादी दरबार था, और यदि उसकी नज़र कुछ निश्चित संरचनाओं पर पड़ गई तो ये सचमुच परेशानी का सबब बन जाएगा। झांग लैन ने मोहुआ को दरबारी नेता झोऊ के सामने लाया और सम्मानपूर्वक सलामी दी। मोहुआ ने भी सलामी दी, फिर चुपके से अपना सिर उठाकर दरबारी नेता झोऊ को देखा। दरबारी नेता झोऊ बहुत बूढ़ा था, उसके बाल सफेद हो रहे थे, उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और चेहरा सौम्य था, लेकिन उसकी निगाहों में अभी भी किसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति की गरिमा झलकती थी। दरबारी नेता झोऊ ने मोहुआ की ओर देखा और सिर हिलाया, तथा कई बार उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। मोहुआ ने भी दरबारी नेता झोऊ की चापलूसी की तथा झांग लैन द्वारा कहे गए वाक्यांशों को दोहराया, जैसे कि आपके शासन में शांति और व्यवस्था, अत्यधिक कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट योगदान इत्यादि। निश्चित रूप से दरबारी नेता झोऊ के चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक चमकीली हो गई। उन्होंने झांग लैन की ओर देखा और कहा, यह बच्चा वास्तव में असाधारण रूप से बुद्धिमान है। झांग लैन मिश्रित भावनाओं के साथ हंसी। क्या वह बुद्धिमान नहीं है? ये सब चाटुकारिता भरे मुहावरे मैंने ही दिए थे, और पलक झपकते ही उसने उन सब का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद दरबारी नेता झोऊ ने संरचनाओं के मामले के बारे में पूछताछ की। मोहुआ ने ईमानदारी से जवाब दिया। हालांकि चूंकि दरबारी नेता झोऊ स्वयं प्रशिक्षण में पारंगत नहीं थे, इसलिए उनके प्रश्न गंभीर लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे काफी बुनियादी थे। मोहुआ को उनके उत्तर देना आसान लगा। दरबारी नेता झोऊ और भी अधिक प्रसन्न हुआ और मोहुआ को प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगा। काफी कुछ कहा जा चुका है, क्योंकि बातचीत महज मामूली बातचीत थी जिसमें कोई गहन चर्चा का इरादा नहीं था। कोर्ट लीडर झोऊ, जो टोंगक्सियन शहर में ताओवादी कोर्ट की देखरेख करते थे, कामकाज में व्यस्त थे, इसलिए मोहुआ और झांग लैन ने उन्हें सलाम किया और विदा ली। उनके जाने से पहले दरबारी नेता झोऊ ने मोहुआ को रोकते हुए कहा, मैंने तुम्हारे मामले के बारे में कियान परिवार से बात की है, इसके बारे में चिंता मत करो, बस अपने प्रशिक्षण अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करो। मोहुआ क्षण भर के लिए अचंभित हो गया, फिर मुस्कुराया और जवाब दिया, धन्यवाद दरबारी नेता झोऊ। दरबारी नेता झोऊ ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए संतुष्टि से सिर हिलाया। वह जो सुनना चाहता था वह था, धन्यवाद। कियान परिवार। कियान परिवार के कुलपति के गुफा निवास में कियान होन के चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति थी। कुलपति ने उसे सलाह दी थी कि वह सतर्क रहे और मोहुआ नामक जूनियर फॉर्मेशन मास्टर के लिए चीजें कठिन न बनाए। कियान होंग ने जल्दी से कहा, कुलपति, मोहुआ बहुत छोटा है और पहले से ही प्रथम श्रेणी का प्रशिक्षण गुरु है। अगर हमने उसे ऐसे ही रहने दिया तो मुझे डर है कि हमारे कियान परिवार के लिए जल्द ही तोंगशियान शहर में कोई जगह नहीं बचेगी। कियान परिवार के कुलपिता साधना में ची मूल मध्य चरण में थे, लेकिन पहले से ही वृद्ध थे। उनकी रक्तची धीरे धीरे क्षीण हो रही थी
और उनकी साधना भी घट रही थी। जब तक कोई महत्वपूर्ण घटना न घटे वे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उसकी धुंधली आंखें कियान होंग पर टिकी थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पहले ही कदम उठाना चाहिए था। अगर तुमने फाउंडेशन के कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर उस लड़के पर जल्दी से हमला करके उसे मार डाला होता तो अब बहुत देर हो चुकी होती। कियान परिवार के कुलपति की सांसें कमजोर थीं, उनकी आवाज भारी थी और उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। कियान होंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, पोता सतर्क रहना चाहता था और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहता था तथा पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। कियान परिवार के कुलपति ने चुपचाप रहकर विवेकपूर्ण दृष्टि से उसकी जांच की। दबाव महसूस करते हुए कियान होंग ने मजबूर होकर कहा, परिवार के सभी बुजुर्गों के अपने अपने एजेंडे हैं और मुझे डर है कि वे मेरी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देंगे। कियान परिवार के कुलपति निराश दिखे, आप परिवार के मुखिया हैं, यदि वे आपकी आज्ञा नहीं मानते तो आप किसे दोषी ठहराते हैं। उनके शब्दों में काफी वजन था, जिसका अर्थ था कि कियान होंग अयोग्य था और सम्मान पाने में असमर्थ था। कियान होंग ने बहस करने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया, कुलपति की फटकार उचित है। तुम, कियान परिवार के कुलपति खांसते हुए बोले, क्रूर हो लेकिन पर्याप्त क्रूर नहीं, स्वार्थी हो लेकिन पर्याप्त स्वार्थी नहीं, तुम सहन कर सकते हो लेकिन अंत तक सहन नहीं कर सकते। कियान परिवार के कुलपति ने आह भरते हुए कहा, आपके पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, फिर भी हर पहलू में आपकी कुछ कमी है। कियान होंग तुरंत घुटनों के बल झुक गया और प्रणाम करते हुए बोला, कृपया अपने पोते को एक और मौका दीजिए। मैं गार्डियन गार्ड को निर्णायक रूप से काट दूंगा और उस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर को मार डालूंगा। अब तुम उसे नहीं मार सकते। कियान परिवार के कुलपति ने धीरे से कहा, यदि आपने ऐसा किया भी तो भी यह उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि आपने ऐसा न किया होता। कियान होंग को समझ नहीं आया, कृपया मुझे समझाए कुलपति। वापस जाओ और खुद गिनती करो, अगर वह जूनियर फॉर्मेशन मास्टर मारा गया तो कितने लोग नाराज होंगे। कियान परिवार के कुलपति की धुंधली आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जाओ, इस पर ध्यान से सोचो। कियान होंग ने अपना सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक पीछे हट गया। विशाल और खोखले गुफा आवास में केवल कियान परिवार का कुलपति ही बचा था। उसने अपने हाथों की ओर देखा जो सूखी लकड़ियों जैसे लग रहे थे। उसने अपने हाथों के पीछे भूरे रंग के उम्र के धब्बे देखे और कभी कभी छिलती हुई मृत त्वचा देखी। उसकी आंखें सुन्न हो गई थीं। क्या मैं मरने वाला हूं? कियान परिवार के कुलपति ने बुदबुदाया, उनकी आवाज अत्यधिक भारी हो गई थी। बोलने के बाद वह जोर जोर से खांसने लगा, मानो वह अपना दिल और फेफड़े बाहर निकाल देगा। बूढ़े कियान परिवार के मुखिया ने जल्दी से अपनी छाती से एक जेड की बोतल निकाली, कांपते हुए एक गोली निकाली और उसे बड़ी सावधानी से अपने मुंह में रख लिया और दवा की ताकत को आत्मसात करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब दवा का असर हुआ तो खांसी कम हो गई। तभी कियान परिवार के कुलपति ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जिनमें हल्के से खून के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं अभी भी मरना नहीं चाहता। कुलपति के गुफा निवास से निकलने के बाद कियान होंग ने तुरंत लोगों से पूछताछ करवाई कि कुलपति से किसने बात की थी और क्या कहा गया था। रात को किसी ने उसे सूचना दी। ये ताओवादी दरबार का दरबारी नेता था जो विशेष रूप से कुलपति से मिलने आया था और उसने कियान परिवार को जूनियर फॉर्मेशन मास्टर को परेशान न करने की सलाह दी थी। कियान होंग ने भौहें चढ़ाईं, बिना किसी रिश्तेदारी या दायित्व के कोर्ट लीडर उस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर के लिए क्यों बोलेगा। उन्होंने ये भी याद किया कि पैट्रियार्क ने क्या कहा था, यदि उस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर को मार दिया जाता तो मैं कितने लोगों को अपमानित करता। कियान होंग ने मोहुआ के परिचित लोगों की सूची देखी और किसी से पूछताछ की। अंततः उसे एक कागज का टुकड़ा मिला। कियान होंग ने उस पर नजर डाली और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अखबार में नामों की भारी संख्या ने कियान होंग को असहनीय सिरदर्द दे दिया। ताओवादी न्यायालय के दरबारी नेता मोहुआ की रक्षा करना चाहते थे और ताओवादी न्यायालय के पर्यवेक्षक झांग लान मोहुआ से परिचित थे तथा झांग परिवार दरबारी नेता झांग के पीछे खड़ा था। मॉन्स्टर हंटर्स के बीच ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि एल्डर यू अति सुरक्षात्मक है। अपने स्तर के बावजूद अधिकांश मॉन्स्टर हंटर्स को उस युवक से लाभ मिला है और वे स्वेच्छा से उसकी रक्षा कर रहे हैं। ढीले साधकों में से अधिकांश कलाकृति शोधक और कीमियागर भी मोहुआ को जानते थे। विशेष रूप से व्यापक रूप से जुड़े हुए बूढ़े श्री फैंग, जिन्होंने मोहुआ को बड़ा होते देखा था। आन परिवार के युवा गुरु मोहुआ के मित्र थे। वृद्ध गुरु आन स्वाभाविक रूप से कियान परिवार से असहमत थे और स्वाभाविक रूप से वे किसी भी मामले में मोहुआ का पक्ष लेते।
इसके अलावा एक प्रमुख प्रशिक्षण गुरु होने के नाते वृद्ध गुरु आन का मदद न करना और भी कम तर्कसंगत था। टोंगक्सियन शहर के फॉर्मेशन मास्टर्स में से प्रमुख फॉर्मेशन मास्टर लुओन ने यह बता दिया था कि शहर के फॉर्मेशन मास्टर्स को मोहुआ को परेशान नहीं करना चाहिए। यहां तक कि कियान परिवार के भीतर भी मास्टर कियान मोहुआ का विरोध करने के लिए तैयार नहीं था। और दूर से आए बाई परिवार के 3 सदस्य, खासकर भाई बहन की जोड़ी, भी मोहुआ के साथ अच्छे रिश्ते में लग रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें मॉन्स्टर हंटिंग फेस्टिवल के दौरान सड़कों पर साथ साथ टहलते हुए देखा था। कियान होंग ने इन कनेक्शनों को एक एक करके गिना। वह अपने सिर पर झुनझुनी सनसनी को दबाने में असमर्थ था। मोहुआ तो सिर्फ एक किशोर था, वह इतने सारे साधकों को कैसे जानता था? यदि उसने सचमुच मोहुआ को मार डाला तो क्या वह तुरंत ही एक बड़ी समस्या पैदा नहीं कर देगा? कियान होंग अंदर से हैरान और भयभीत था। जैसा कि कहावत है, एक शक्तिशाली अजगर भी स्थानीय सर्प को दबा नहीं सकता। सभी विवरणों के अनुसार कियान परिवार तोंगशियान शहर का वैध स्थानीय नाग था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अगर कियान परिवार स्थानीय सांप था तो यह बालक मोहुआ एक वास्तविक स्थानीय ड्रैगन था। ऐसी स्थिति में वह उस पर हाथ कैसे उठा सकता था? और ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हालात इस हद तक कैसे पहुंचे? कियान होन का सिर दर्द से धड़क रहा था और उसे राहत की सांस लेने में काफी वक्त लगा। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और अपनी अनिच्छा के बावजूद लाचारी से बस इतना ही कह पाया, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम केवल दीर्घकालिक योजना ही बना सकते हैं और अभी के लिए इसे सहन कर सकते हैं। वह मोहुआ को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इस समय उसके पास इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभी तो बस सहन करो, अवसर तो हमेशा मिलेगा। कियान परिवार अपनी सीमाएं जानता था और पीछे हट गया, इसलिए उन्होंने कई दिनों तक उसे परेशान नहीं किया। मोहुआ इस ब्रेक से खुश था और अपने कामों में लग गया। रिफाइनरी की दुकान और कीमियागर का व्यवसाय स्थापित हो चुका था, इसलिए अब उन्हें उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। और एक और मामला था जिसके बारे में वह कुछ समय से योजना बनाना चाहते थे। एक दोपहर अन शियाओफू फिर से खाना खाने आया। वह शराब पी रहा था, मांस खा रहा था और सबके साथ बातचीत कर रहा था। संभवतः अपनी मां की प्रतिभा विरासत में मिलने के कारण अन शियाओफू में गपशप सुनने और स्वयं भी गपशप करने की प्रबल क्षमता थी। जब वह सुनते थे तो लोग बात करना पसंद करते थे, जब वह बोलते थे तो लोग सुनना पसंद करते थे। मोहुआ ने उसे इशारा करके बुलाया। ये देखकर अन शियाओफू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई और वह तुरंत भाग गया। जब वह पास गया तो उसने देखा कि मोहुआ के सामने मेज पर कुछ भी नहीं था और वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। खाना नहीं है। मोहुआ असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अन शियाओफू को लगा हो कि उसे भोजन के लिए बुलाया गया है। क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम क्या करना चाहते हो? मोहुआ ने सीधे पूछा। एन जियाओफू ने आह भरी, अभी नहीं। मोहुआ ने पूछा, क्या आप एक फूड बिल्डिंग खोलना चाहते हैं? खाद्य भवन। अन जियाओफू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन हमारे परिवार के पास पहले से ही एक खाद्य भवन है। एक अलग तरह का। एन शियाओफू ने अपनी भौहें सिकुड़ी, काफी देर तक सोचा, लेकिन अभी भी यह समझ नहीं पाया कि क्या अलग हो सकता है। क्या सभी खाद्य भवन कमोबेश एक जैसे नहीं हैं? आप जो खाद्य भवन खोलेंगे वह आपका अपना होगा। अपने मन। इसके बारे में सोचने के बाद अन शियाओफू को अचानक एहसास हुआ और वह चौंक गया। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मैं अपने पिता को मार दूं और परिवार के फूड बिल्डिंग पर अपना कब्जा कर लूं? मोहुआ भी चौंक गया। तुम्हें यह विचार कैसे सूझा? कुछ दिन पहले एक व्यापारी जो वहां से गुजर रहा था, उसने मुझे ऐसा बताया था जब मैंने उसे शराब पिलाई थी। एन जियाओफू ने मोहुआ से फुसफुसाते हुए कहा। उसने बताया कि एक बेटे ने चुपके से अपने पिता की हत्या कर दी और बिना कोई निशान छोड़े उनकी ताव साधना संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अगर बेटे ने नशे में सारी बातें न उगल दी होती तो किसी को पता न चलता। मोहुआ ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें अपने पिता को मारने की जरूरत नहीं है। एन जियाओफू ने राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। ये राहत की बात है, ये राहत की बात है। मोहुआ ने आगे कहा, आपको अपनी पसंद के अनुसार एक फूड बिल्डिंग खोलनी चाहिए। मेरी अपनी पसंद। आन शियाओफू अभी भी कुछ उलझन में था। क्या आपको यहाँ खाना पसंद है? एन जियाओफू ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें कहानियां सुनना पसंद है? मैं करता हूँ। क्या आपको यहाँ परोसा जाने वाला राक्षस मांस पसंद है? आन शियाओफू ने और भी जोर से सिर हिलाया। अब समझ में आया? मोहुआ ने पूछा।
अब आन शियाओफू को कुछ कुछ समझ आ गया और उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं, लेकिन उसने फिर भी अपनी शंकाएं व्यक्त की। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। खाद्य भवन खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? एन जियाओफू ने अपनी उंगलियों पर गिनती की। आपको स्पिरिट स्टोन, एक छोटी सी इमारत, मील मास्टर्स रेसिपी, स्टोव और स्टाफ की आवश्यकता है। मैं स्टोव संभाल लूंगा। आप मेरी माँ से व्यंजन विधि प्राप्त कर सकते हैं और आप ओल्ड मास्टर एन से स्पिरिट स्टोन, परिसर और कर्मचारियों के बारे में पूछ सकते हैं। मेरे दादा? हाँ, एन जियाओफू ने डरते हुए कहा, मेरे दादाजी शायद सहमत न हो। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन क्या आप ये फूड बिल्डिंग खोलना चाहते हैं? मो हुआ ने पूछा। एन शियाओफू ने मो हुआ के वर्णन के अनुसार इसकी कल्पना करने की कोशिश की और गंभीरता से सिर हिलाया। मैं करता हूं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इसे पूरा करने के लिए प्रयास करना होगा। जब आन शियाओफू ने अपने दादा के बारे में सोचा तो उसे थोड़ा डर लगा। तो मो हुआ ने कहा, जितना अधिक आप किसी चीज से डरते हैं उतना ही कम आप उसे करने की हिम्मत करते हैं, और जितना कम आप उसे करते हैं उतना ही अधिक आप डरते हैं। अन शियाओफू ने कुछ बुदबुदाया, उसे खुद पर यकीन नहीं था। क्या तुम्हारे दादाजी तुम्हें मारेंगे? आमतौर पर नहीं, लेकिन मेरे पिता। क्या तुम अपने पिता की घूरती निगाहों से डरते हो? एन जियाओफू ने सिर हिलाया। तो फिर ऐसा समझो कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें घूरकर पीटा है और तुम जाकर उनसे बात करो। आन शियाओफू दंग रह गया। उसने पहले ही तुम्हें घूरा है और पीटा है, अब और क्या डरना है? आन शियाओफू को अचानक एक एहसास हुआ और उसका डर कम हो गया। ये बात तो सही है। मो हुआ ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अगर तुम अपनी पसंद की चीजों के लिए अभी कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। आन शियाओफू को असीम साहस का अनुभव हुआ और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन घर पहुंचते ही उनका साहस जवाब दे गया। अपने दादा और पिता के बारे में सोचते हुए उसे सहज ही डर महसूस हुआ। वह वास्तव में किस बात से डरता था ये तो वह नहीं बता सकता था, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। एन शियाओफू न तो खा पा रहा था और न ही रात को सो पा रहा था। वह आराम करने के लिए मो के रेस्तरां में जाना चाहता था, लेकिन मो हुआ का सामना करने में उसे अपराधबोध और शर्म महसूस हो रही थी। मो ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया था, फिर भी वह पीछे हट रहा था, जिससे एन शियाओफू को बहुत दोषी महसूस हो रहा था। आन शियाओफू की मां ने उसे इस तरह देखा और बहुत चिंतित हुई। मैंने तुमसे कम खाने को कहा था, खाना बंद करने को नहीं। एन जियाओफू ने फुसफुसाते हुए कहा, मां, ऐसा नहीं है। क्या आप पिछले कुछ दिनों से किसी बात से परेशान हैं? आन शियाओफू स्वयं को ये कहने के लिए तैयार नहीं कर सका। अपने बेटे की परेशानी का अंदाजा न लगा पाने के कारण वह केवल इतना ही कह सकी, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें सोचने के लिए ताकत चाहिए। एन शियाओफू को शुरू में भूख नहीं लगी थी, लेकिन कुछ निवाले खाने के बाद अचानक उसकी भूख वापस लौट आई और वह खूब खाने लगा, जिससे उसका पेट भर गया। खाना खाने के बाद लुप्त हो चुका साहस अचानक वापस आ गया। आन शियाओफू ने दुखी चेहरे के साथ कहा, माँ, मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ अपने बच्चे के व्यवहार को देखकर हैरान थी। मृत्यु का सामना करने के संकल्प से भरा हुआ अन शियाओफू लंबे गलियारे से नीचे चला गया और अंततः ओल्ड मास्टर अन के अध्ययन कक्ष में पहुंचा। उस पैदल यात्रा ने उसकी सारी ऊर्जा लगभग खत्म कर दी। एन शियाओफू काफी देर तक खड़ा रहा, हिम्मत जुटाए, फिर उसने दांत पीसकर आंखें बंद की और अध्ययन कक्ष की दहलीज पार कर गया। बूढ़े मास्टर अन को काफी समय से पता था कि उनका पोता आ रहा है। जब वह छोटा और लापरवाह था तो जियाओफू अक्सर अकेले खेलने के लिए यहाँ दौड़ता था। लेकिन जब से वह 7 या 8 साल का हुआ, उसने कभी भी दोबारा अध्ययन करने की पहल नहीं की। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बड़ा हो गया था और अधिक समझदार हो गया था, या शायद इसलिए कि वह अन्य लोगों के भावों को पढ़ सकता था। बच्चे भले ही छोटे लगते हों, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज होता है। बात बस इतनी है कि यह तेज लगभग सहज होता है और बच्चों को स्वयं भी इसका एहसास नहीं होता। इस बार किसी कारणवश वह अचानक फिर से अकेले ही आ गया। केवल उसकी अभिव्यक्ति इतनी गंभीर थी मानो वह फांसी पर चढ़ने जा रहा हो। बूढ़े मास्टर अन ने जटिल भावनाओं के साथ देखा। आखिर मैं उसका दादा हूँ। ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ा डांटूंगा, मैं उसे खाने वाला नहीं हूँ। क्या सच में इतना डरने की जरूरत है? एन शियाओफू ने साहस जुटाया और अंततः स्वयं पहल करके ओल्ड मास्टर एन के सामने खड़ा हो गया। जियाओफू, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बूढ़े मास्टर अन ने अपनी आवाज को यथासंभव दयालु बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। एन जियाओफू बहुत देर तक हकलाता रहा, फिर कुछ बोल पाया।
दादाजी, मैं एक फूड बिल्डिंग खोलना चाहता हूँ। बूढ़े मास्टर अन ने भौहें चढ़ाईं, क्या अन परिवार ने पहले ही कई खाद्य भवन नहीं खोल लिए हैं? एन शियाओफू डरपोक लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं खुद एक खोलना चाहता हूँ। तुम अचानक फूड बिल्डिंग क्यों खोलना चाहते हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? बूढ़े मास्टर अन ने शांति से पूछा। एन शियाओफू को लगा कि अपनी वफादारी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने मुंह हुआ को नहीं बेचा और बस इतना कहा, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं इसे खुद खोलना चाहता हूँ। बूढ़े मास्टर अन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, राजधानी के लिए स्थान और आत्मा पत्थरों के बारे में क्या? एन जियाओफो ने कहा, दादाजी, मैं आपसे इसके लिए पूछूंगा। ऐसा कहते हुए वह थोड़ा आत्मधार्मिक भी लग रहा था। बूढ़े मास्टर अन को कुछ आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने पूछा, भोजन और व्यंजनों के बारे में क्या? मुझे पहले ही लीड मिल चुकी है। और चूल्हा, मैं इसे परिष्कृत करने के लिए किसी को ढूंढूंगा। स्टोव पर फॉर्मेशन के बारे में क्या? मुंह हुआ मुझे इसे बनाने में मदद करेगा। अन जियाओफो ने अचानक कहा। जैसे ही संरचनाओं का उल्लेख किया गया, मुंह हुआ पहला नाम था जो उसके दिमाग में आया। तब बूढ़े मास्टर अन को समझ में आया, लेकिन वह नाखुश नहीं था, इसके विपरीत वह काफी खुश था। अगर मुंह हुआ अन शियाओफू की मदद करेगा, चाहे वह कुछ भी हो, तो यह अच्छी बात होगी। बूढ़े मास्टर अन ने विचार करने का नाटक किया और कुछ नहीं बोले। एन शियाओफू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह सुइयों पर बैठा हो, वह प्रत्याशा और चिंता दोनों से भरा हुआ था, उसका दिल ऊपर नीचे धड़क रहा था और उसके मोटे माथे पर लगातार पसीना आ रहा था। बूढ़े मास्टर अन को लगा कि यह पर्याप्त है और फिर उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। बहुत खुश होकर अन शियाओफू की आंखें चौड़ी हो गईं, सच में? बूढ़े मास्टर अन ने सिर हिलाया, अपने पिता के पास जाओ। जो भी कमी हो बस कह दो कि मैंने मान लिया। उन्हें बहाने बनाने की इजाजत नहीं है। ओह ओह, एन जियाओफू ने बार बार सिर हिलाया और फिर तुरंत बाहर भाग गया। दौड़ते हुए आधे रास्ते में उसे अचानक कुछ याद आया और वह वापस दौड़ा और आदरपूर्वक बोला, धन्यवाद दादाजी। बूढ़े मास्टर अन ने असहायता के भाव से अपना सिर हिलाया, आगे बढ़ो। एन शियाओफू फिर से बाहर भागा, उसका पूरा शरीर खुशी में डूबा हुआ था, उसके पैर ऐसे मुलायम लग रहे थे मानो वह रुई पर चल रहा हो। आन शियाओफू ने अपने पिता आन योंगलू को ढूंढा और अपने दादा की बातें उन्हें बताईं। एन योंगलू आश्चर्यचकित हुआ, सचमुच? दादाजी ने वादा किया था। अन शियाओफू और भी ज्यादा आत्मधर्मी हो गया। एन योंगलू को कुछ संदेह हुआ, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसका बेटा इतना बहादुर नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर झूठ बोले, खासकर ओल्ड मास्टर एन का नाम न ले। एन योंगलू सहमत हो गया और जब एन शियाओफू खुशी खुशी वहां से चला गया, तो वह ओल्ड मास्टर एन को खोजने चला गया। पिताजी, जियाओफू के मामले के बारे में, उसे बस ऐसा करने दो। लेकिन बस इतना ही, फूड बिल्डिंग खोलने के लिए कितने स्पिरिट स्टोन चाहिए? अगर मुंह हुआ उसकी मदद करने को तैयार है, तो ये सब इसके लायक है। मुंह हुआ जियाओफू की मदद क्यों करेगा? एन योंगलू भ्रमित था। शायद उनके रिश्ते का कुछ लेना देना है। बूढ़े मास्टर अन ने लापरवाही से अन योंगलू की ओर देखा। मुंह हुआ की नजर में तुम्हारे बेटे का रुतबा तुमसे ज्यादा है। अगर तुमने मुंह हुआ से मदद मांगी होती तो शायद वह तुम्हारी परवाह भी न करता। एन योंगलू ने शर्मिंदगी से हंसी निकाली। लेकिन एन योंगलू ने फिर से अपनी उलझन व्यक्त की, वह फूड बिल्डिंग क्यों खोलना चाहता है? यद्यपि खाद्य भवन से भी स्पिरिट स्टोन अर्जित किया जा सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से आर्टिफैक्ट रिफाइनरी या किमियागर के व्यवसाय जितना लाभदायक नहीं था। बैकवोट, इस खाद्य भवन को खोलने के पीछे मुंह हुआ का उद्देश्य क्या था? बूढ़े मास्टर अन एक पल के लिए ये समझ नहीं पाए, लेकिन यद्यपि मुंह हुआ एक फॉर्मेशन मास्टर था, फिर भी वह अभी भी एक बच्चा ही था। कभी कभी बच्चे के मन में जो चल रहा होता है, वह उसके लिए सचमुच मायावी होता है। शायद ये बस मजाक कर रहा है, मजे के लिए ऐसा कर रहा है, मुझे लगता है। बूढ़े मास्टर अन ने आह भरी और फिर अन योंगलू को निर्देश दिया, जियाओफू जो चाहे उसे दे दो। ये तो बस खाने की दुकान है, उन्हें जो करना है करने दो। इसे उस बच्चे मुंह हुआ के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने जैसा समझो। एन योंगलू ने सिर हिलाया, ठीक है पिताजी। जियाओफू ने पूरी हिम्मत जुटाए अपने दादा से मिला और अपना अनुरोध रखा, जिसे उसके दादा ने भी मान लिया। भोजन भवन खोलने के लिए स्थान का निर्णय हो चुका था। जियाओफू को लगा कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है, उसने मुंह हुआ को निराश नहीं किया है और उसने राहत की सांस ली। उस दोपहर वह खुश और उत्साहित होकर मुंह हुआ के भोजनालय में गया।
उसने अपना काम पूरा कर लिया था और अब उसके पास मोहुआ को फिर से देखने का चेहरा था। मोहुआ ने उसकी प्रशंसा की और उसे बहुत सारा अच्छा खाना खिलाया। शियाओफू बहुत प्रभावित हुआ और उसने पिछले कुछ दिनों की भूख की भरपाई करने का निर्णय लिया। फिर खाद्य भवन की तैयारी शुरू हुई। रिफाइनरी शॉप या अल्केमिस्ट के व्यवसाय की तुलना में खाद्य भवन स्थापित करना बहुत सरल था। इसके अलावा चुनकियान परिवार ने पहले भी कई फूड बिल्डिंग्स खोली थी, इसलिए जगह चुनने से लेकर मजदूरों को काम पर रखने तक सब कुछ उनके लिए सामान्य था। आन परिवार ने सब कुछ संभाल लिया और मोहुआ को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मोहुआ को केवल स्टोव और उन पर बनी संरचनाओं की ही चिंता थी। भोजनालय में चूल्हे मोहुआ के अनुरोध पर मास्टर चेन द्वारा बनाए गए थे तथा आकृतियां भी मोहुआ द्वारा ही बनाई गई थीं। हालांकि उस समय मोहुआ का कौशल अभी भी काफी प्रारंभिक अवस्था में था। स्टोव अपेक्षाकृत छोटे थे, आग बहुत प्रभावशाली नहीं थी और कार्यक्षमता औसत थी। मोहुआ ने इसे बदलने का सुझाव दिया, लेकिन लियू रुहुआ इससे सहमत नहीं थे। ये वही चूल्हा था जिसका इस्तेमाल रेस्टोरेंट खुलने के बाद से हो रहा था और इसकी आकृतियां मोहुआ ने खुद बनाई थीं। वह सालों से इसकी आदी हो चुकी थी और वह इसे बदलने के लिए स्पिरिट स्टोन्स बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब नए खाद्य भवन के लिए छोटा स्टोव निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा और मोहुआ एक बड़े प्रथम श्रेणी के स्टोव को परिष्कृत करना चाहता था। मोहुआ ने मास्टर चेन से मदद का अनुरोध किया, जो स्वाभाविक रूप से तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने पहले ही प्रथम श्रेणी की रिफाइनिंग भट्टियां और कीमिया भट्टियां परिष्कृत कर ली थीं, इसलिए स्टोव बनाना उनके लिए आसान काम होगा। मास्टर चेन ने आर्टिफिस मैनुअल उपलब्ध कराया, एलडीयू ने सामग्री उपलब्ध कराए और फिर आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स ने मिलकर काम किया। एक हफ्ते से भी कम समय में चूल्हा तैयार हो गया। परिष्कृत स्टोव 2 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त ऊंचाई का था, मजबूत और टिकाऊ सामग्री से बना था तथा इसका आकार रिफाइनिंग फनेस और अल्कमी फनेस से भिन्न था, जिसमें अमर पैटर्न कम थे और सांसारिक एहसास अधिक था। ये स्टोव पहले से ही प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति के मानक तक था। मोहुआ ने इसे देखा और बहुत संतुष्ट हुआ। इसके बाद उन्होंने स्टोव के अंदर प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली आग और नियंत्रित स्पिरिट यौगिक संरचना का सरलीकृत संस्करण बनाया। ये यौगिक संरचना आग की तीव्रता को भी नियंत्रित कर सकती थी और इसमें शीतलन के लिए शीत वायु संरचना भी थी, लेकिन इसमें प्रथम श्रेणी के पिघलने वाली अग्नि संरचना का केवल एक सेट ही था। खाना पकाने के लिए आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग की आवश्यकता नहीं थी, एक सेट ही पर्याप्त था। यदि आग बहुत तेज हो तो इससे चूल्हे को आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। चूल्हा बन जाने के बाद खाद्य भवन का भी नवीनीकरण किया गया। खाद्य भवन का स्थान उत्तर मेन स्ट्रीट पर नहीं बल्कि दक्षिण मेन स्ट्रीट पर चुना गया था, जहां लूज कल्टीवेटर्स रहते थे। चूंकि परिवार का आध्यात्मिक भोजन भवन उत्तर मुख्य सड़क पर था, इसलिए वहां दूसरा भवन खोलना व्यर्थ था और इसके अलावा मोहुआ भी उत्तर सड़क पर भवन नहीं खोलना चाहता था। उन्होंने ये भोजन भवन इसलिए खोला था ताकि खुलेआम खेती करने वाले किसान मांस खरीद सकें। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने घनी आबादी वाले साउथ स्ट्रीट को चुना। भोजन भवन का नाम फुल्लू भवन रखा गया था, इस उम्मीद के साथ कि तोंगशियान शहर के सभी मुक्त साधकों को कुछ अच्छी किस्मत मिल सके और कठिन जीवन के बावजूद खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट मिलने से हमेशा कुछ खुशी मिलेगी। फुल्लू बिल्डिंग का आधा हिस्सा जियाओफू का था और आधा मोहुआ का। मोहुआ ने अपना आधा हिस्सा अपनी माँ को सौंप दिया। लियू रुहुआ असहमत थे, लेकिन मोहुआ ने कहा, माँ, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। पहले तुम मेरे लिए इस भोजनशाला का ध्यान रखो। लियू रुहुआ मोहुआ के खिलाफ बहस नहीं जीत सकी, इसलिए उसे सहमत होना पड़ा। भोजन बनाने की विधियां लियू रुहुआ ने ही तैयार की थीं और मील मास्टर्स को भी उन्हीं ने मार्गदर्शन दिया था, लेकिन उन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस भोजनालय का प्रबंधन जारी रखना था और पाक विधियों का अध्ययन करना था। भोजन निर्माण की बारीकियों का ध्यान जियाओफू द्वारा रखा गया था। जियाओफू आन परिवार का एक युवा गुरु था। अगर उसे काम नहीं भी आता था तो भी आन परिवार उसे सिखाने के लिए किसी न किसी को ढूंढ ही लेता था। शुरुआत में अगर उससे कुछ गलतियां भी होती थीं तो कोई बड़ी बात नहीं थी। समय के साथ वह स्वाभाविक रूप से लोगों से व्यवहार करने में निपुण हो गया। जियाओफू हालांकि कबीले का एक सदस्य था, दयालु और ईमानदार था, वास्तव में भोजन निर्माण व्यवसाय के लिए बहुत उपयुक्त था। इसके अलावा आन परिवार पहले से ही भोजन बनाने के व्यवसाय में था। इस माहौल में पला बड़ा शियाओफू तेजी से सीखता और बेहतर प्रदर्शन करता।
यही कारण था कि मोहुआ ने शियाओफू को अपने साथ खींच लिया, साथ ही उसके पीछे अन परिवार का समर्थन भी था। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ बहुत अधिक मेहनत करे। भोजनालय चलाना बहुत कठिन था, भोजनालय भवन का संचालन तो और भी बड़ा था। गोल मटोल और खाने के शौकीन जियाओफू काम करके अपना वजन थोड़ा कम कर सकते थे, जबकि उनकी माँ अपनी कमजोर सेहत के कारण ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। उन्हें बस व्यंजन बनाने और कभी कभार स्वादिष्ट खाना बनाने पर ध्यान देना था। वह बिना किसी तनाव के वही करती जो वह चाहती थी। मोहुआ ने हर बात पर बहुत ध्यान से सोचा था। फुल्लू बिल्डिंग ने एक बड़े स्थान को घेर लिया और मोहुआ के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए ओल्ड मास्टर एन ने 3 आसन इमारतों को खरीद लिया और उन्हें फूड बिल्डिंग में पुनर्निर्मित किया। स्थान भी बहुत अच्छा था, जिससे उत्तर दक्षिण यातायात सुगम हो गया और लोगों का आवागमन भी निरंतर बना रहा। चूंकि यह साउथ मेन स्ट्रीट पर था, इसलिए यह क्षेत्र किफायती था, इसलिए स्पिरिट स्टोन्स में लागत ज्यादा नहीं मानी गई, कम से कम एन परिवार के लिए तो नहीं। फुल्लू बिल्डिंग 2 मंजिलों वाली थी, दूसरी मंजिल पर निजी कमरे थे और पहली मंजिल पर मुख्य हॉल था, जिसके बाहर कुछ मेजें और बेंच भी रखी हुई थीं। संपूर्ण फुल्लू बिल्डिंग में कई लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था थी तथा साथ ही वहां से मांसाहारी स्नैक्स भी ले जाने की सुविधा थी। फूड बिल्डिंग में इस्तेमाल की गई रेसिपीज लियू रुहुआ द्वारा प्रदान की गई थीं, जिनमें मॉन्स्टर बीस्ट मीट पकाने की विभिन्न विधियां शामिल थीं। लियू रुहुआ द्वारा दीर्घकालिक शोध और सुधार के बाद स्वाद समृद्ध और अनोखे थे। खाद्य भवन में स्टोव एक उच्च श्रेणी का स्टोव था, जो बड़ा था और उच्च श्रेणी के यौगिक संरचना से सुसज्जित था, जिससे तीव्र आग उत्पन्न होती थी, जिससे एक ही समय में कई सामग्रियों को पकाने के लिए नियंत्रित किया जा सकता था। इसलिए फूड बिल्डिंग में कई व्यंजन बहुत किफायती दामों पर उपलब्ध थे। मोहुआ का प्रारंभिक उद्देश्य था बड़े स्टोव का उपयोग करके लागत कम करना और खाना पकाने की दक्षता में सुधार करना। इस प्रकार टोनशियान शहर के अधिकांश ढीले साधक स्वादिष्ट भोजन के लिए कम आत्मा पत्थर खर्च कर सकते थे। सस्ता और स्वादिष्ट, स्वाभाविक रूप से ग्राहक दरवाजे पर उमड़ पड़े और भीड़ बढ़ी थी। खाद्य भवन भी छोटा लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन तेजी से कारोबार कर सकता है, जिससे स्पिरिट स्टोन्स की पर्याप्त मात्रा अर्जित हो सकती है। लेकिन इतनी बड़ी संस्था होने के कारण काफी संख्या में मददगार हाथों की आवश्यकता थी। घायल राक्षस शिकारी या ताओवादी कौशल में निपुण न होने वाली स्वच्छंद साधक महिलाएं भी अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए कुछ आत्मा पत्थर अर्जित करने हेतु नौकरी पा सकती हैं। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद एक शुभ दिन पर फुल्लू बिल्डिंग व्यवसाय के लिए खुल गई। उद्घाटन के बाद फुल्लू बिल्डिंग लगातार लोगों से भरी रही और कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। मोहुआ ने खुशी से देखा और राहत की सांस भी ली। लेकिन अन शियाओफू को चिंता होने लगी। पूरे फूड बिल्डिंग में और इतने सारे भोजन करने वालों की भीड़ को देखते हुए शुरू में उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जूनियर मैनेजर थे और मोहुआ के अनुसार भविष्य में उन्हें इन मामलों को स्वयं ही संभालना होगा। आन शियाओफू अभिभूत महसूस कर रहा था। हालांकि एन परिवार के कुछ सदस्य उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन वे केवल अस्थायी मदद ही दे सकते थे, कोई स्थायी समाधान नहीं। ये ऐसी चीजें थीं जो उसे अभी सीखनी और करनी थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सीखना कहाँ से शुरू करें या पहले क्या करें। मोहुआ ने कहा, आपको अपने आप को जूनियर मैनेजर समझने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही काम करते रहें जैसे कि आप किसी भोजनालय में हो, मेहमानों के साथ बातचीत करें और खाएं, बहुत ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद एन शियाओफू शांत हो गया। वह इधर उधर दौड़कर परिचित मॉन्स्टर हंटर्स का अभिवादन कर सकता था, उन्हें वाइन के गिलास के साथ टोस्ट दे सकता था, कुछ स्नैक्स परोस सकता था तथा फूड बिल्डिंग के विशिष्ट व्यंजनों की सिफारिश कर सकता था। भोजन प्रेमी होने के नाते इन विषयों पर चर्चा करते समय वे बहुत ही सहज और अधिकारपूर्ण ढंग से बोलते थे। जब उसके पास खाली समय होता तो उसे एक मेज पर बैठकर दूसरों से ताओ साधना के अनुभव सुनना या अनोखी अजीब कहानियां सुनना अच्छा लगता था। अगर उसे कहानियां अच्छी लगती तो वह एक प्याला शराब भी चढ़ा देता। फूड बिल्डिंग कभी कभी कहानीकारों को कहानियां सुनाने के लिए आमंत्रित करती थी। यदि कहानियां बहुत पुरानी हो जाती थीं तो अन शियाओफू अपने ज्ञान से कुछ कहानियां बनाते थे, जिन्हें कहानीकार भीड़ के साथ साझा करता था और अक्सर तालियां बटोरता था। धीरे धीरे अन शियाओफू ने अधिक भोजन करने वालों को जानना शुरू कर दिया, वह अधिक बातूनी और अधिक उत्साही हो गया। बूढ़े मास्टर अन और अन योंगलू भी मिलने आए। उन्होंने अन शियाओफू को ऊपर नीचे दौड़ते हुए, बहुत पसीना बहाते हुए, फिर भी जोश से भरा हुआ देखा।
यह आचरण कबीले के भीतर उनके व्यवहार से पूरी तरह अलग था। एन योंगलू ने संतुष्टि महसूस करते हुए आह भरी। हालांकि बूढ़े मास्टर अन ने थोड़ी सहायता की भावना के साथ उसकी ओर देखा। उन्होंने नहीं चाहा था कि एन परिवार खाद्य व्यवसाय में आगे बढ़े, लेकिन ऐसा लगता था कि उनका बेटा और पोता केवल खाद्य भवन चलाने में ही सक्षम थे। उनमें रिफाइनरी की दुकान या किमियागर का व्यवसाय चलाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उनके पास कियान परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के साधन का अभाव था, चाहे वह खुले तौर पर हो या गुप्त रूप से। इस स्थिति को देखते हुए एन परिवार जीवन भर केवल एक खाद्य भवन चलाने में ही सक्षम हो सकता है। फिर भी एन शियाओफू को लगा कि फूड बिल्डिंग चलाने में कुछ भी गलत नहीं है। वह अपना पेट भरकर खा सकता था, दूसरों को भी भरपेट भोजन करा सकता था तथा सभी को अच्छा भोजन उपलब्ध करा सकता था। लेकिन कभी कभी उसे संदेह होता था और वह मोहुआ से पूछता था, अगर मैं जीवन भर फूड बिल्डिंग चलाऊं तो क्या दूसरे लोग मुझे नीची नज़र से नहीं देखेंगे? मोहुआ ने एक पल सोचा और कहा, ताओवादी साधना में हर पेशे की अपनी ताकत होती है। किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना उल्लेखनीय बात है। अगर आप साधना जगत के 9 राज्यों में खाद्य भवन खोल सकते हैं जहां सभी को मांस खाने की अनुमति हो, तो कौन आपको नीची नज़र से देखने की हिम्मत करेगा? एन शियाओफू दंग रह गया, उसने इतनी दूर तक नहीं सोचा था। 9 स्टेट इतना विशाल है, क्या हम सचमुच हर जगह शाखाएं खोल सकते हैं? एन शियाओफू ने कुछ संदेह के साथ पूछा। शायद नहीं, मोहुआ ने कहा, लेकिन बिना कोशिश किए हमें कैसे पता चलेगा? एन जियाओफू ने सिर हिलाया और चुपचाप अपना मन बना लिया। यद्यपि उनकी साधना का स्तर अभी भी कम था और केवल एक ही खाद्य भवन था, फिर भी उन्होंने कई और भवन खोलने के लिए कड़ी मेहनत की, जिससे सभी लोग आनंद के साथ मांस और मदिरा का आनंद ले सकें। फुलू बिल्डिंग के खुलने के बाद धीरे धीरे सब सही रास्ते पर आ गया और 1 महीने बाद नववर्ष का त्योहार आ गया। नए साल से आधा महीना पहले किमियागर का व्यवसाय अंततः पूरा हो गया। मास्टर बान ने स्पिरिट स्टोन के भुगतान का निपटारा कर दिया और सभी कारीगर नए साल के लिए उत्साह के साथ घर जा सके। जाने से पहले मास्टर बान ने कुछ प्रमुख कारीगरों के साथ मोहुआ से मुलाकात की और अपना आभार व्यक्त किया तथा कुछ नए साल के उपहार भी लाए। मोहुआ के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निर्माण चित्रों के बिना इतनी बड़ी ताओवादी भवन परियोजना नए साल के बाद तक पूरी नहीं हो पाती। उस स्थिति में या तो वे त्योहार के लिए घर नहीं लौट पाएंगे या यदि वे वापस भी लौटेंगे तो उनके पास स्पिरिट स्टोन्स नहीं होंगे, जिससे यह वर्ष कठिन हो जाएगा। मास्टर बान ने मोहुआ की प्रशंसा की और मो शान और ली युरुहुआ भी बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने मास्टर बान और उनकी टीम को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक साथ मिलकर भोजन का आनंद लिया और खूब शराब पी। भोजन के बाद मास्टर बान और उनकी टीम के लिए अपनी यात्रा पर निकलने का समय आ गया। जाने से पहले मास्टर बान ने मोहुआ से कहा कि यदि उसे कभी कारीगरों की आवश्यकता होगी तो वे बस एक कॉल दूर होंगे, और उन्होंने वादा किया कि कोई घटिया काम नहीं होगा और संतुष्टि की गारंटी होगी। उन्होंने मोहुआ को समय मिलने पर पड़ोसी किंडक्सुआन शहर घूमने के लिए भी आमंत्रित किया तथा उसे वहां घुमाने और स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति से परिचित कराने की पेशकश की। मोहुआ ने सहमति में सिर हिलाया और मास्टर बान के जाते ही अलविदा कहा। शिल्पकारों का समूह, जिनमें से प्रत्येक की पीठ पर एक भंडारण थैला था तथा वे घिसे हुए भंडारण बक्सों से लदे छोटे लकड़ी के गाड़ियां को धकेल रहे थे, जो औजार बक्सों में फिट नहीं हो रहे थे, उन्हें बेतरतीब ढंग से ऊपर ढेर कर दिया गया था। कदम दर कदम वे पत्थर की सड़कों पर चलते हुए तोंगशियान शहर के द्वार से निकलकर धूल भरी सड़क पर घर की ओर चल पड़े। मोहुआ दरवाजे पर खड़ा होकर उनकी दूर जाती हुई आकृतियों को देख रहा था और एक बार फिर हाथ हिलाकर विदाई दे रहा था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे सभी सुरक्षित घर लौट आएंगे और एक शानदार नववर्ष मनाएंगे। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में वे सभी नए साल पर सुरक्षित और खुशी खुशी घर लौट सकेंगे। लगभग 10 दिन बाद तोंगशियान शहर का हर परिवार नए साल की तैयारी कर रहा था। सड़कें लालटेन और टिनसेल से सजी हुई थीं और उत्सव की खुशियों से भरी हुई थीं। ये संभवतः सबसे समृद्ध और जीवंत नववर्ष था जिसे तोंगशियान शहर के साधारण स्वच्छंद साधकों ने एक शताब्दी में या शायद कई शताब्दियों में अनुभव किया था। ताओ साधना के लिए आवश्यक सभी उद्योग मौजूद थे। रिफाइनरी शॉप ने आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाईं, अल्केमिस्ट्स बिजनेस ने गोलियां बनाईं और फुलू बिल्डिंग ने मांस के व्यंजन पकाए। आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ राक्षस शिकारियों को कम चोटें लग सकती हैं, गोलियों के साथ निचले स्तर के ढीले साधकों को कम बीमारियों का अनुभव हो सकता है, और खाद्य भवन के साथ हर किसी के आहार में सुधार हो सकता है।
और चाहे वह रिफाइनरी की दुकान हो, कीमियागर का व्यवसाय हो या फुल्लू बिल्डिंग हो, सभी लूज कल्टीवेटर्स को आजीविका का साधन या स्पिरिट स्टोन अर्जित करने का तरीका प्रदान कर सकते थे। राक्षस शिकारी, कलाकृति शोधक, कीमियागर, भोजन स्वामी या सिर्फ साधारण ढीले कल्टीवेटर, सभी को स्थिर काम मिल सकता है और जीवन यापन और खेती के लिए आत्मा पत्थर कमा सकते हैं। उनके परिधान, आवश्यकताएं और समग्र जीवन स्तर भी पहले से बेहतर हो गया था। अतः ये वर्ष असाधारण रूप से समृद्ध रहा और स्वाभाविक रूप से यह असाधारण रूप से जीवंत भी रहा। किसान सड़कों पर लगातार आगे पीछे आते जाते रहते थे। बाजार कस्बे हर जगह थे जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी हुई थी तथा भोजन, पेय, मनोरंजन और सभी प्रकार की अवकाश वस्तुओं का शानदार चयन उपलब्ध था। वहां अनेक अनोखे खिलौने, विशिष्ट स्नैक्स, मीलों तक फैलने वाली सुगंधित शराब और भव्यता में प्रतिस्पर्धा करने वाले मनोरंजन करता थे। ऐसे जीवंत माहौल में फंसकर महुआ भी आनंदित महसूस करने लगा। ताओ की खोज में लगे साधक का जीवन कठिन है, साथ ही जीविका चलाने का संघर्ष भी कठिन है। जहां तक अन्य मामलों की बात है, महुआ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वह जो कर सकती थी वह था अपनी क्षमता के अनुसार तुनशियान शहर में ढीले साधकों के जीवन को बेहतर बनाना। वहां पली बड़ी होने के कारण उसे अपने पड़ोसियों और चाचा चाचियों से बहुत देखभाल मिली थी। अब जब उसने फॉर्मेशन सीख लिया था तो वह स्वाभाविक रूप से समुदाय की मदद करना चाहती थी। ये सोचकर महुआ ने एक बार फिर खुद को भाग्यशाली महसूस किया। यह अच्छी बात थी कि उसकी चेतना के सागर में एक ताओवादी स्तंभ था और यह अच्छी बात थी कि उसने निर्माण करना सीखा था। संरचनाओं ने स्वर्गीय दाओ के सिद्धांतों का पालन किया और शायद ये केवल संरचनाओं के साथ ही था कि वह इतने सारे साधकों की मदद कर सकी। त्योहार से कुछ दिन पहले महुआ श्री जुआंग से मिलने आया और कुछ नए साल के उपहार लेकर आया जो सभी लियू रुहुआ द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए थे। श्री जुआंग को आत्मा पत्थर और आध्यात्मिक कलाकृतियों जैसी चीजों की आवश्यकता नहीं थी। लियू रुहुआ ने लंबे समय तक सोचा, यह नहीं जानते हुए कि सबसे अच्छा उपहार क्या होगा, इसलिए वह केवल सामान्य रीति का पालन कर सकती थी, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए अधिक स्वादिष्ट भोजन बना सकती थी। लियू रुहुआ ने 10 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और अब जब वह पूरी हो गई है तब तक वह इसमें व्यस्त थी। वहां विभिन्न प्रकार के राक्षसी जानवरों जैसे बैलों, भेड़ों, सुअरों और कुत्तों के विभिन्न भागों से बने सॉस थे जिनके स्वाद अलग अलग थे। साथ ही विभिन्न अनाजों से बने बहुरंगी पेस्ट्री और ओसमिंथस, आड़ू के फूलों और पहाड़ों से प्राप्त जंगली फलों से बनी मदिरा भी थी। यहाँ तक कि श्री जुआंग, जो इस तरह के भोजन के आदी थे, भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इतना कुछ कोई सब कैसे खत्म कर सकता है? फिर वह उत्सुकता से एक के बाद एक चीजें चखने लगा। कभी कभी भौहें सिकोड़कर पूछता, ये कैसा मांस है? मैंने इससे पहले कभी नहीं चखा। और कभी कभी सहमति में सिर हिलाकर कहता, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। महुआ श्री जुआंग के पास बैठकर उनसे बातें कर रही थी। उन्होंने श्री जुआंग को बताया कि किस मॉन्स्टर बीफ का उपयोग किया गया था, कौन से मसाले डाले गए थे तथा इसे कितने घंटों तक उच्च या निम्न ताप पर पकाया गया था। या फिर वह फॉर्मेशन के बारे में छोटे मोटे सवाल पूछते थे और कभी कभी वे शहर की मनोरंजक घटनाओं के बारे में बातें करते थे। इनमें से कई कहानियां उन्हें अन शियाओफू ने सुनाई थीं। फुल्लू बिल्डिंग के युवा मैनेजर अन शियाओफू रोज ग्राहकों से निपटते, दूसरों से बेफिक्री से बातें करते और ढेर सारी कहानियां सुन चुके थे। जब वह खाली होता तो महुआ के साथ बेफिक्री से बातें करता और फिर महुआ को कहानियां सुनाने से पहले उन्हें सजाता। महुआ को ये बातें दिलचस्प लगीं और उन्होंने श्री जुआंग को सुनाई, जिन्हें खाते पीते हुए सुनने में आनंद आया। काफी देर तक बातचीत करने के बाद महुआ ने देखा कि बांस का कमरा शांत और शांत था, लेकिन अनिवार्य रूप से थोड़ा अकेला था और पूछा, सज्जनों, क्या आप नए साल पर बाहर जाने की योजना बना रहे हैं? बाहर बहुत चहल पहल है। ऐसा लगता था कि श्री जुआंग हमेशा इस भुलक्कड़ निवास में ही रहते थे, या तो बांस के कमरे में आराम करते हुए, पुल से पानी को देखते हुए, या आंगन में बैठकर पहाड़ी दृश्यों को निहारते हुए, हवा, सुबह के सूरज और सूर्यास्त की चमक का आनंद लेते हुए। महुआ ने कभी भी श्री जुआंग को घर से बाहर जाते नहीं देखा था। श्री जुआंग मुस्कुराए, यहाँ बहुत शांति है, मुझे ये शोरगुल पसंद नहीं है। ओह, समझ गया, महुआ ने सिर हिलाया। तो क्या मेरा तुमसे बात करना तुम्हें परेशान करता है? मिस्टर जुआंग ने सिर हिलाया, ज्यादा खामोशी नीरस हो सकती है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। महुआ को राहत मिली। कमरे में ताजी हवा बह रही थी, बाहर बांस की सरसराहट सुनाई दे रही थी, पौधे हिल रहे थे।
मो हुआ और श्री जुआंग काफी देर तक बातें करते रहे। उनकी तीखी और गहरी आवाजें आपस में मिलकर हवा के साथ पहाड़ों में गूंजती रहीं। जब श्री जुआंग थोड़े थके हुए दिखे, शायद बहुत अधिक खाने और नींद आने के कारण, तब मो हुआ उनसे विदा लेने के लिए उठे। मैं इन सज्जन के आराम में खलल नहीं डालूंगी। मेरी माँ ने भी नए साल के लिए कुछ केक बनाए हैं, मीठे, मुलायम और चिपचिपे। मैं कुछ दिनों में आपके लिए भी कुछ केक लाऊंगी, चखने के लिए। श्री जुआंग मुस्कुराए, ठीक है, आप जाइए। श्री जुआंग से अलग होने के बाद मो हुआ ने ओल्ड कुई को ढूंढ लिया और कुछ नए साल के उपहार भी दिए। मो हुआ को पता था कि ओल्ड कुई को क्या पसंद है। यद्यपि बूढ़ा कुई बूढ़ा दिखता था, लेकिन उसे नर्म और चिपचिपा भोजन पसंद नहीं था। उसे कुरकुरे और ऐसे भोजन पसंद थे जो खाते समय आवाज करते हों। इसलिए मो हुआ के उपहार में कुछ कुरकुरे स्नैक्स और पाइन नट्स के कुछ डिब्बे थे, कुछ सादे, कुछ मसालेदार और कुछ तीखे और मसालेदार। बूढ़े कुई ने अपने उपहारों को अपनी आस्तीन में रख लिया, फिर उसी आस्तीन से एक शतरंज की बिसात निकाली और मो हुआ की ओर देखा। ये देखकर कि अभी भी सुबह है, मो हुआ ने सिर हिलाया, चलो खेलते हैं। हवा बह रही थी, पत्ते नीचे गिर रहे थे और शतरंज के मोहरों की आवाज आंगन में गूंज रही थी। इस प्रकार दोनों बेचारे खिलाड़ियों ने आधा दिन 5 तत्व शतरंज के खेल में डूबे हुए बिताया। शाम को दाहू और अन्य लोगों ने महुआ को राक्षस शिकार नाटक देखने के लिए बुलाया। ये नाटक उनके प्रदर्शन के लिए था और इसके अलावा रिफाइनरी शॉप से दापिंग और दाजू भी थे। नाटक में प्रयुक्त तलवारें और रतन कवच पहले से तैयार थे तथा राक्षस जानवरों को चित्रित करने के लिए सामग्री उधार ली गई थी। दाहू और अन्य लोग मनोरंजन के लिए और कुछ पुरस्कार अर्जित करने के लिए इसमें शामिल हुए। मूलतः दाहू और दापिंग ही मॉन्स्टर हंटर्स की भूमिका निभाते थे, क्योंकि वे स्वयं भी मॉन्स्टर हंटर्स थे। राक्षस जानवरों की भूमिका दाजू और रिफाइनरी शॉप के कुछ शिष्यों द्वारा निभाई जानी थी, लेकिन दाहू और उसके 2 भाइयों ने सोचा कि दाजू और उसका समूह विश्वसनीय नहीं है। राक्षस जानवर बहुत मूर्ख, बेवकूफों जैसे दिखते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही भूमिकाएं निभाने का फैसला किया। बिग ब्लैक माउंटेन में राक्षस जानवर क्रूर थे और उन्हें मंदबुद्धि और मूर्ख के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता था। तो अंत में 3 राक्षस शिकारी, दाहू और उसके भाई, जिन्होंने राक्षस जानवरों की भूमिका निभाई, जबकि कलाकृति परिशोधक दाजू ने राक्षस शिकारी की भूमिका निभाई। उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था और उनमें कुछ शैली भी थी। मो हुआ उनके पास खड़े होकर उनकी सराहना कर रहे थे और उन्हें पुरस्कृत भी कर रहे थे। आसपास के साधक भी इस आनंद में शामिल हो गए और अपना उत्साह दिखाने के लिए प्रत्येक ने कुछ टूटे हुए आत्मा पत्थर निकाले। नाटक समाप्त होने के बाद दाहू और उसका समूह महुआ को कुछ स्वादिष्ट भोजन और घूमने तथा खेलने के लिए मनोरंजक स्थान ढूंढने के लिए ले गया। दाहू पहले ही क्यूई शोधन के 7वें स्तर पर पहुंच चुका था और उसे अंतिम चरण का क्यूई शोधन साधक माना जाता था। महुआ ने विनम्रतापूर्वक सलाह मांगी, क्यूई शोधन के अंतिम चरण में प्रवेश करते समय मुझे किस बात पर ध्यान देना चाहिए? वह पहले ही क्यूई शोधन के 6ठे स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए एक और कदम उसे 7वें स्तर पर ले जाएगा, जो कि क्यूई शोधन का अंतिम चरण था। यद्यपि वह और दाहू अलग अलग तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे, फिर भी वह सलाह सुन सकता था और अपने मन में विचार रखने के लिए संदर्भ ले सकता था। दाहू ने अपना सिर खुजलाया, बस सामान्य रूप से साधना करते रहो। फिर तुम्हें कुछ आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी। मैं जिस साधना तकनीक का उपयोग करता हूँ, उसके लिए सूर्यास्त घास और पिघलते अग्नि पत्थरों के साथ साथ कुछ गोलियों की आवश्यकता होती है और फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। क्या यह इतना आसान है? हर सफलता सफल नहीं होती, इस बार मैं बस भाग्यशाली था, वरना मुझे कई बार कोशिश करनी पड़ती, दाहू ने कहा। श्वांगहू ने बगल में कहा, मैं एक बार असफल हो गया था, अन्यथा मैं आप क्यूई शोधन के अंतिम चरण में होता। यदि आप असफल हो जाएं तो क्या करेंगे? बस साधना जारी रखें, अधिक आत्मिक पत्थर जमा करें, आध्यात्मिक वस्तुएं और गोलियां खरीदें, फिर सफलता पाने का प्रयास करें। श्वांगहू ने उदासीनता से कहा, जब तक कोई साधक मर नहीं जाता, उन्हें इस तरह का काम करते रहना पड़ता है, जब तक कि वे खुद को भाग्य के हवाले न कर दें, या आत्मा पत्थरों को खरीदने में असमर्थ हो, या उनका परिवार हो और बोझ बहुत अधिक हो। महुआ ने सिर हिलाया, यह आसान लगता है, लेकिन इसे जीवन भर करते रहना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जियाओहू ने चिंतित होकर कहा, मुख्य समस्या यह है कि कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं बहुत महंगी हैं, जिन्हें ढीले साधकों के लिए खरीदना मुश्किल है, और कुछ तो उपलब्ध भी नहीं है। एक सफलता सब कुछ खा जाती है, और अगर आप असफल हो जाते हैं, तो आपको दूसरा सेट खरीदना होगा। दापिंग और दाजू ने भी सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल।
ढीले साधकों को इतने सारे आत्मिक पत्थर और आध्यात्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए इतने व्यापक संपर्क कहाँ से मिलते हैं? सभी लोग चिंतित होने लगे। मो हुआ भी थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि स्वर्ग यान जुए के उसके अभ्यास के लिए किसी आध्यात्मिक वस्तु की आवश्यकता नहीं थी और इसमें बहुत अधिक आत्मा पत्थरों की भी लागत नहीं थी। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। स्वर्ग ज्ञान जुए की बाधा चेतना के सागर और निर्माण में है, आध्यात्मिक वस्तुओं में नहीं। यही कारण था कि उन्होंने इस साधना तकनीक को चुना। मो हुआ ने मन ही मन अपनी दूरदर्शिता पर खुद को बधाई दी। लेकिन फिर उसने फिर सोचा, हालांकि हेवन यान जुए की सफलता के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी, इसके लिए रहस्य संरचनाओं को सुझाने की आवश्यकता थी। रहस्यात्मक संरचनाएं गहन और जटिल, गुण और निरंतर परिवर्तनशील थी, उन्हें सुलझाना कोई आसान काम नहीं था। महान दाव सौभाग्य और दुर्भाग्य का विभाजन करता है, यह अपेक्षाकृत निष्पक्ष लगता है, आपको कोई भी खामी नहीं ढूंढने देता। वह ये नहीं जानता था कि इस बार उसकी चेतना के सागर में रहस्यमय संरचना कैसी होगी। मो हुआ ने मन ही मन गणना की। मैं पहले ही क्यूई शोधन के छठे स्तर पर पहुंच चुका हूं। मुझे छठे स्तर के शिखर तक पहुंचने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब मैं वहां से निकलने की कोशिश करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस बार मुझे किस तरह के रहस्यमय स्वरूप को हल करना है। हालांकि नया साल बीत जाने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। हाल ही में कई काम निपटाने पड़े थे जिनसे ध्यान भटक रहा था, और फॉर्मेशन बनाना भी काफी थका देने वाला था। कम से कम इस नए साल में मो हुआ थोड़ा आराम कर सकती थी और उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मो हुआ को जल्द ही एहसास हो गया कि साधना और संरचनाओं पर विचार किए बिना भी अभी भी कई काम बाकी थे जिनमें व्यस्त रहना था, क्योंकि वहां देने और लौटाने के लिए उपहार थे। इसके अलावा इनमें से कई उपहारों को देने के लिए मो हुआ की आवश्यकता थी, और कई उपहारों के लिए मो हुआ से बदले में उपहार की अपेक्षा थी। इससे पहले वह एक छोटा सा अज्ञात साधक था और स्वाभाविक रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं थी। लेकिन अब कुछ हद तक एक प्रसिद्ध जूनियर फॉर्मेशन मास्टर बन जाने के बाद और कई साधकों को जानने के बाद कुछ आदान प्रदान अपरिहार्य हो गए थे। उदाहरण के लिए ताओवादी दरबार के पुराने दरबारी नेता ने उन्हें एक जेड पेंडेंट भेजा था, और एन परिवार ने कुछ बढ़िया शराब और आध्यात्मिक मांस भेजा था। साथ ही अन्य छोटे कुलों ने भी कुछ नए साल के उपहार भेजे थे। इनमें से कोई भी विशेष रूप से मूल्यवान नहीं था, लेकिन वे सभी सद्भावना के प्रतीक थे। इसके बाद मो हुआ ने कुछ परिचित कुलों और साधकों की तलाश की जिनके साथ उसके गहरे संबंध थे और व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर अपना आभार व्यक्त किया। उदाहरण के लिए दरबारी नेता और वृद्ध गुरुआन, जो तोंगशियान शहर के दोनों प्रमुख साधक थे, ने उपहार दिए थे, इसलिए मो हुआ उनका एहसान चुकाने से बच नहीं सका। मो हुआ कुछ उपहार भी लाया था। ये उपहार अपेक्षाकृत सरल थे, जिन्हें पुष्प आत्मा पत्थरों के साथ आकस्मिक रूप से खरीदा गया था, लेकिन यह तथ्य इतना सरल नहीं था कि उसने उनमें से प्रत्येक पर संरचनाएं अंकित की थीं। उदाहरण के लिए फॉर्चून पात्र वाली एक लालटेन के अंदर एक चमकदार अग्नि आकृति बनी हुई थी, जिसके जलने पर पात्र से एक चमकदार रोशनी निकलती थी। इसके अलावा अन्य वस्तुओं के अलावा ठंडी हवा की आकृति वाली एक छोटी सी स्क्रीन और गर्म हवा की आकृति वाला एक कंबल भी था। न तो असाधारण और न ही साधारण, वे व्यवहारिक थे, और यद्यपि वे सरल प्रतीत होते थे, उनमें स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। ये जूनियर फॉर्मेशन मास्टर के रूप में उनकी स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उनकी वित्तीय क्षमता से मेल खाता था। उनके पास महंगे उपहारों पर खर्च करने के लिए इतने स्पिरिट स्टोन नहीं थे। पुराने दरबारी नेता और पुराने मास्टर एन दोनों बहुत प्रसन्न थे। अन्य साधक पहले से ही मो हुआ से पारस्परिक उपहार प्राप्त करके संतुष्ट थे, और ये देखकर कि उपहारों में मो हुआ द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई संरचनाएं शामिल थीं, वे और भी अधिक प्रसन्न हुए। मो हुआ मास्टर चेन के लिए कुछ उपहार भी लाया। नया साल नजदीक आ रहा था। मास्टर चेन अभी भी रिफाइनरी शॉप में व्यस्त थे और सभी आर्टिफैक्ट रिफाइनर आध्यात्मिक कलाकृतियां बना रहे थे। संभवतः वे नए साल की पूर्व संध्या तक काम पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद वे आराम कर सकते थे और नए साल का जश्न मना सकते थे। यद्यपि यह कठिन था, फिर भी आध्यात्मिक कलाकृतियों को बेचकर उन्होंने जो आत्मा पत्थर कमाए थे, वे काफी थे, इसलिए उन्हें ये बहुत अधिक कठिनाई महसूस नहीं हुई। मास्टर चेन, जिनकी कोई संतान नहीं थी और केवल दाजू ही उनके शिष्य थे, को इसकी और भी कम परवाह थी। मो हुआ मास्टर चेन के लिए बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन और बढ़िया शराब के कई जार लाया, जिसे देखकर मास्टर चेन कान से कान तक मुस्कुरा उठे। ये शराब अच्छी है, शराब होना ही काफी है।
अकेले रहना, शराब और मांस के साथ रहना, ये भी नए साल का जश्न मनाने का एक तरीका था। कई सालों से मास्टर चेन अपना नया साल इसी तरह मनाते आए थे और उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था। इसके अलावा नए साल के बाद शिष्यों का एक समूह उन्हें श्रद्धांजलि देने आता था, तब वहां काफी चहल पहल रहती थी। मास्टर चेन के साथ कुछ क्षण बातचीत करने के बाद मास्टर चेन ने पूछा, क्या आप आध्यात्मिक कलाकृति चाहते हैं? किस प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृति? कुछ भी चलेगा, बस तलवार मत चुनना। उसे निखारना ज्यादा मुश्किल है और मैं इसमें ज्यादा अच्छा नहीं हूं। जैसे कृपाण, भाला, छड़ी या गदा। मास्टर चेन ने सिर हिलाया। आपकी शोधन भट्टी की बदौलत हाल ही में कलाकृतियों के शोधन में मेरी कुशलता में काफी सुधार आया है। अब मैं एक प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति का शोधन कर सकता हूँ। कोई एक चुनिए और मैं उसे आपके लिए परिष्कृत कर दूंगा ताकि आप उससे अपनी सुरक्षा कर सकें। मोहुआ ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन अभी भी नहीं पता था कि क्या चुनना है। मैं बॉडी कल्टीवेटर नहीं हूं, इसलिए इन्हें चुनना मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं लगता। कोई बात नहीं, मास्टर चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुख्य बात यह है कि मैं और अधिक आध्यात्मिक कलाकृतियों को निखारने और अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए उत्सुक हूं। मोहुआ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तो फिर आप दूसरों को निखारने में मदद नहीं करेंगे? कुछ लोगों ने मुझसे उनके लिए रिफाइन करने को कहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, देर सवेर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले आपके लिए एक रिफाइन करूंगा। बैकवोट। मोहुआ वास्तव में एक 18 फुट स्टील भाला या एक नीला ड्रैगन वर्धमान ब्लेड बनाना चाहता था, लेकिन भले ही वह एक बनाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके लिए इसका कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि वह एक बॉडी कल्टीवेटर नहीं था। तो क्या आप मेरे पिता के लिए कुछ बना सकते हैं? इस मामले में जल्दबाजी मत करो, ताओवादी दरबार के एल्डर यू ने पहले ही व्यवस्था कर दी है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। मास्टर चेन ने तब कहा, यदि सब कुछ विफल हो जाता है तो मैं आपके लिए एक छोटा चाकू बना सकता हूं जो गोमांस काटने या फल छीलने के लिए उपयुक्त होगा। मोहुआ के चेहरे पर उलझन थी। मैं इस बारे में और सोचूंगी। प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति को शायद ही कभी गढ़ा जा सके, कम से कम ये कुछ गंभीर होना चाहिए, न कि कोई फल काटने वाला चाकू। मास्टर चेन ने सिर हिलाया। ठीक है, जब आप निर्णय ले लें तो मुझे बताइएगा। मास्टर चेन को अलविदा कहने के बाद मोहुआ बूढ़े मिस्टर फैन से मिलने गए। इससे पहले ओल्ड मिस्टर फैन केवल एप्रिकॉट फॉरेस्ट हॉल में ही परामर्श देते थे और अपनी चिकित्सा पद्धति के अलावा कभी भी घर पर नहीं आते थे। अब जबकि एल्केमिस्ट का व्यवसाय स्थापित हो चुका था, बूढ़े मिस्टर फैन जब भी खाली समय पाते वहां आ जाते। कुछ बीमार साधक तो एल्केमिस्ट के व्यवसाय में भी पहुंच जाते और बूढ़े मिस्टर फैन से मरीज देखने या दवाइयां बनाने का अनुरोध करते। बूढ़े श्री फैन पड़ोसी कीमियागर के व्यवसाय में थे, गोलियों की गिनती कर रहे थे, गोलियों की रेसिपी का आयोजन कर रहे थे और उत्पादित गोलियों की गुणवत्ता की भी पुष्टि कर रहे थे। मोहुआ अपने वार्षिक उपहार बूढ़े मिस्टर फैन के पास लाया, जिन्होंने बदले में मोहुआ के हाथों में गोलियों का एक गुच्छा थमा दिया। अग्नि और जल के विष के उपचार के लिए, मियाज्मा को दूर करने के लिए, मन को शुद्ध करने और आत्मा को एकाग्र करने के लिए, भूख मिटाने के लिए उपवास की गोलियां, रक्तस्राव रोकने के लिए हेमोस्टेटिक गोलियां तथा आपातकालीन जीवन रक्षा के लिए कुछ छोटी कायाकल्प गोलियां थीं। प्रत्येक प्रकार की गोली को सुव्यवस्थित ढंग से छांटा गया, लेबल किया गया तथा उनके उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। मोहुआ ने बूढ़े मिस्टर फैन को धन्यवाद दिया और जाने ही वाला था कि बूढ़े मिस्टर फैन ने उसे वापस बुलाया और उसे गोलियों की एक बोतल दी। बोतल सूंघते हुए मोहुआ ने पूछा, दादाजी फैंग, ये कैसी गोलियां हैं? इनकी खट्टी मीठी खुशबू है, बहुत अच्छी। ये पाचन की गोलियां हैं जिनका इस्तेमाल आहार और पाचन में मदद के लिए किया जाता है। मुझे डर है कि आप ज्यादा खा लेंगे और आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए खाने के बाद कुछ गोलियां ले लीजिए। अगर आपको कभी भूख लगे तो ये नाश्ते के तौर पर भी काम आ सकती हैं। मोहुआ ने खुशी से कहा, धन्यवाद दादाजी फैंग। उपहारों के व्यस्त आदान प्रदान के बाद मोहुआ ने राहत की सांस ली। ये सोचकर कि हलचल लगभग खत्म हो गई है, तभी उसे मास्टर लुओ के दूत द्वारा भेजे गए वार्षिक उपहार मिले। मोहुआ के घर के आंगन में एक लाल सुनहरा भंडारण बक्सा रखा था, जो देखने में ही एक उदार उपहार का संकेत दे रहा था। इसे खोलते ही मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। अंदर न केवल मास्टर लुओ के उपहार थे, बल्कि अप्रत्याशित रूप से मास्टर कियान के भी उपहार थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग ये जाने, इसलिए उसने उन्हें मास्टर लुओ के नाम की आड़ में भेजा था।
मास्टर लुओ से प्राप्त उपहार उचित थे और संरचनाओं से संबंधित थे। हालांकि मास्टर कियान के उपहार कहीं ज्यादा कीमती थे, जिनमें खाने पीने, पहनने और रोजमर्रा की जिंदगी की हर जरूरत शामिल थी। शायद वह मोहुआ से माफी मांगकर अपना रवैया जाहिर करना चाहते थे। इस पर विचार करने के बाद मोहुआ ने उन्हें स्वीकार करने का फैसला किया। मास्टर कियान से उसका कोई सीधा झगड़ा नहीं था और अच्छे संबंध बनाना फायदेमंद था। इसके अलावा बाद में उसे कुछ मामलों में मास्टर कियान की मदद की जरूरत पड़ सकती थी। चूंकि मास्टर लुओ ने उपहार भेजा था, मोहुआ ने भी कुछ तैयार किया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद देने गया। मास्टर लुओ उनसे उम्र में काफी बड़े थे और इस बुनियादी शिष्टाचार का पालन करते थे। मास्टर लुओ का गुफा निवास तोंगशियान शहर में सबसे शानदार और भव्य था। प्रवेश द्वार पर अनेक बादल गाड़ियां थीं, जो विभिन्न वंशों के वंशजों और प्रबंधकों की थीं, जो उपहार देने आए थे। हालांकि चूंकि मास्टर लुओ प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर थे, इसलिए प्रवेश की सीमा काफी ऊंची थी, इसलिए या तो वे उन्हें देख ही नहीं सकते थे या फिर उन्हें दर्शकों के लिए बाहर लाइन में इंतजार करना पड़ता था। प्रवेश द्वार के बाहर भीड़ भरी गाड़ियां और भव्य पैमाने ने मोहुआ के क्षितिज को व्यापक बना दिया। फॉर्मेशन मास्टर्स का दर्जा वास्तव में ऊंचा था, विशेष रूप से वे जिन्हें ताओवादी न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर दर्जा दिया गया था। लेकिन बाहर इतने सारे लोगों के होने के कारण मोहुआ ने अनुमान लगाया कि वह दरवाजे से भी अंदर नहीं जा सकेगा। जैसे ही मोहुआ यह विचार कर रहा था कि क्या बाद में लौटना चाहिए या किसी अन्य दिन वापस आना चाहिए,